Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। कुछ 50 सवाल हैं यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही सीडीपी के लिए। और अगर आप यूपी टेट के एग्जाम्स को उठा करके देखते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा करके देखते हैं, तो आपको पता लगेगा कि क्योंकि सिलेबस सेम है, टॉपिक्स बहुत बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, हल्के से ट्वीक के साथ। मुझे लगता है मैक्सिमम 5 सेशंस में ले पाऊंगी यूपी टेट के लिए अगले 1 महीने में, है ना। अभी तो अगले 10 दिनों के लिए मैं हूँ भी नहीं, कल हम लोग मिलेंगे हालांकि। तो 5 सेशंस यूपी टेट के लिए सिर्फ पर्टिकुलर सीडीपी के होंगे, जिसमें से इसको आप पहला मान लो, अगर आप प्याजे वाला सेशन इंक्लूड हम ना भी करें तो जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। मैक्सिमम 5 नहीं तो मिनिमम 3 भी अगर होते हैं, और 50-50 क्वेश्चन हमने तीन बारी में कर लिए हैं, और आप वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं उनको, या कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, जो कि हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का, तो आपकी सीडीपी का सेक्शन रुक नहीं सकता, या आपको बहुत ज़्यादा इंस्टॉल करना ही नहीं पड़ेगा पेपर में। इतनी बात पक्की है। अगर आप बैच में हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कॉन्सेप्ट हम वहाँ डिस्कस कर ही रहे हैं। कई साल बाद पेपर देखने को मिला है, लेकिन आप 2017 का पेपर उठा लो, 19 का उठा लो, इवन जो 21 वाला पेपर है, 22 में भी हुआ जनवरी में, कितने भी प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो काफ़ी टॉपिक्स हैं, या जो चैप्टर्स हैं, इवन पूछने का जो तरीका है वो यूपी टेट में काफ़ी फैक्चुअल रहता है। हालांकि जो लास्ट पेपर हुआ 2021 वाला, उसमें फिर भी थोड़ा सा लैंग्वेज को बड़ा किया है, लेकिन स्टिल वो बहुत फैक्चुअल है। अगर आप सीटेट से कंपैरिजन करेंगे, सीटेट में बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो लेंदी होते हैं कंपैरेटिवली। तो यूपी टेट के क्वेश्चंस लेंदी तो बिल्कुल नहीं लगते, अगर आपने सिलेबस ठीक से पढ़ लिया है तो जस्ट ऐसे ही सॉल्व होते चले जाएंगे। बस आपका एक वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। ये सीटेट का बैच है जो लाइव चल रहा है, इवन यूपी टेट का बैच भी करियर विल ऐप पे लाइव है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। अभी भी 1 महीना है, जो भी आपको पढ़ना हो, जिस भी विषय में जो लगता हो आपको कि ये रह गया है, तो कंप्लीट बैचेस पेपर 1 पेपर 2 के लिए करियर विल ऐप पे आपको मिल जाएंगे। यूपी टेट के भी एडमिशन उसमें अभी भी ओपन है, सीटेट के बैचेस में एडमिशन ओपन है, डिस्काउंट भी ऑनगोइंग है अभी सीटेट वाले में। तो इसके अलावा ये भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा यूपी टेट वाला भी। और इसके अलावा बीपीएससी और जे टेट यानी झारखंड टेट, ये और बैचेस और पेडागोजी स्पेशल में भी एडमिशंस ओपन। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी है। आगे बढ़ेंगे, फटाक से सवाल करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते जाएंगे जैसे जैसे आएंगे। ये 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ भी, आई नो पीडीएफ कई सारे पेंडिंग हैं, बट कल रात को मैं ट्रैवल करें तो कल रात की क्लास के बाद या तो डल जाएंगे, या कल मोस्ट प्रोबेबली पीडीएफ आपको सारे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे विद आंसर्स मार्क्ड। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को मैंने काफ़ी कोशिश की है इस तरह से लगाने की कि जहां जरूरत हो इमेजेस का इस्तेमाल हो, और दूसरा, जैसे इंटेलिजेंस का एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी पेपर उठा के देख लो, किसी भी सीटेट यूपी टेट का, सीटेट की आदत हो गई है बोलने की, यूपी टेट का किसी भी साल का पेपर 1 हो 2 हो, इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कई बार मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी एक से ज़्यादा सवाल भी मिलेंगे। नहीं तो मिनिमम है एक, तो आपके सिलेबस में भी इंटेलिजेंस के बारे में बात करी ही गई है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंटेलिजेंस फिक्स है, लर्निंग फिक्स है, लर्निंग कर्व पे सवाल फिक्स है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आता ही है, मतलब इतने सारी चीजें हैं। जैसे डेवलपमेंट पे 1-2 सवाल आ ही जाएंगे, तो कोई बहुत चिंता करने की बात आपको नहीं है। फटाफट से आप जवाब देंगे पोल में। थोड़े से हम लेट हैं, बट प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा, देखिएगा ये दिन में देख लेंगे कई लोग बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। और कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके, और कंफ्यूजन भी क्लियर होगी कि कई बार आप इंटरनेट पे देखते हैं तो आंसर की अलग है, या देख रहे हैं बहुत सारे टीचर्स को तो भी वो अलग बता रहे हैं। जो ऑफिशियली और कैसे क्या होना चाहिए उस पर भी प्रॉपर चर्चा करेंगे डिटेल में जाके। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो पहला ऑप्शन 69% लोग सही दे पा रहे हैं, लेकिन इसको भी समझेंगे आया कहां से। पहला ऑप्शन थियरी ऑफ रिग्रेशन, जो कि करेक्ट जवाब है, क्योंकि 2 फैक्टर इंटेलिजेंस की थियरी है, द्वितत्व सिद्धांत बुद्धि का। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। इससे भी सवाल आए हुए हैं, एक बार नहीं कई बार आए हुए हैं। मल्टी फैक्टर थियरी थॉर्नडाइक की इंटेलिजेंस की थियरी है। आजकल इससे सवाल नहीं बनते, बट आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 टाइप की इंटेलिजेंस की भी वो बात करते हैं, और मल्टीपल फैक्टर्स की भी बात करते हैं। SCA यानी सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक जिसको आप कहते हैं बुद्धि, इस पर कभी और चर्चा करेंगे, जनरली पूछा नहीं जाता, इतनी पुरानी थियरी हो चुकी है मल्टी फैक्टर वाली। और अगर आप बात करते हैं यूनिफैक्टर की, ये भी इससे भी पुरानी है ये तो, यूनिफैक्टर यानी एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का, तो ये है आपका एल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया, जिसमें वो कहते हैं कि बुद्धि एक ही तत्व है, एक ही लॉजिकल एबिलिटी है, जो एक चीज में बुद्धिमान है वो सब चीज में बुद्धिमान है। मल्टी फैक्टर थियरी को मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी मत समझिएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर की थियरी है, बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें 8 प्रकार हैं बुद्धि के। मल्टी फैक्टर है कि कई सारे फैक्टर्स हैं, प्रकार 3 ही है उसमें, जो सोशल और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है ना, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सोशल, क्रिएटिव और एब्स्ट्रैक्ट या एनालिटिकल एबिलिटी, समथिंग लाइक दैट। तो ये थॉर्नडाइक की थियरी है, बहुत रेलिवेंट नहीं है, बट मल्टीफैक्टर और मल्टीपल इंटेलिजेंस में अंतर है। बहुतत्व थॉर्नडाइक की थियरी है, बहुबुद्धि यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस वो गार्डनर की थियरी है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यूनिफैक्टर ये सिंगल फैक्टर है जो बुद्धि है, ये एल्फ्रेड बिने, बहुत पुरानी है, सबसे पहली थियरी कह सकते हैं, हालांकि इंटेलिजेंस पे काम और पहले शुरू हो गया था। ये वही व्यक्ति हैं बिने जिन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया, 1904-5 में पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है ना, अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर के, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक थियरी है थियरी ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत, जो यहाँ पे ये गाल्टन की थियरी है, और सर फ्रांसिस गाल्टन जो है पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया था। तो बुद्धि पे पहली बार काम करने वाले व्यक्ति सर फ्रांसिस गाल्टन, जिनका ये सिद्धांत है थियरी ऑफ रिग्रेशन। इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं, बड़ा फेवरेट है ये यूपी टेट में, फादर ऑफ यूजेनिक्स भी आ चुका है पहले, है ना। तो थियरी ऑफ रिग्रेशन उनकी है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि इंटेलिजेंट
या होता ही है ऐसा कि इंटेलिजेंट माँ बाप यानी सुपर इंटेलिजेंट माँ बाप हैं, उनके बच्चे उनसे थोड़े कम इंटेलिजेंट होंगे, यानी रिग्रेस कर रही है एबिलिटी जो है हर एक नेक्स्ट जनरेशन में। यानी मान लो, अगर जस्ट एग्जांपल के तौर पे यूज कर रही हूँ, नंबर्स में इसको यूज नहीं करते वैसे, 140 आईक्यू है अगर माताजी का और पिताजी का, तो बच्चे का हो सकता है 130 के आसपास हो, यानी या माता पिता की हाइट है, टॉल हाइट के हैं, है ना, 6 फीट हाइट है, माताजी की भी 5'8" टाइप यानी ठीक ठाक हाइट है, तो बच्चा ना तो 6 फीट हो रहा है ना 5'8", बीच में कहीं है। तो ऐसा ये एवरेज या रिग्रेस करते हैं। आप माँ बाप में जो ट्रेड्स हैं, अगर जो हायर लेवल के ट्रेड्स हैं उनसे थोड़ा पीछे आते हैं, एवरेज हो जाता है, प्रत्यागमन बोलते हैं उसको। सर फ्रांसिस गाल्टन, अभी आगे आएगा एक और सवाल पूछा हुआ है यूपीटेट में पहले भी, तो यहाँ पे नॉट वाले जवाब के हिसाब से यही सही था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए जो भी हम मान लो 150-200 सवाल भी करते हैं, अगर 5 क्लास होती हैं तो 250 सवाल, अगर 3 क्लास होती हैं 50-50 क्वेश्चन की तो 150 सवाल। उसके बाहर अगर आप इतने अच्छे से 150 सवाल कर लेते हैं तो पेपर में आपका हाथ चलेगा आराम से, आपको दिक्कत नहीं होगी सीडीपी के क्वेश्चंस में, इतनी बात पक्की है। अगर बशर्ते आप ये सवाल 150 सवाल भी यानी 50-50 क्वेश्चंस के 3 सेशन अगर ठीक से कर लेते हैं प्रैक्टिस, जब पीडीएफ मिलेगी उससे भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है ना। चलिएगा जवाब दीजिए। फोर्थ ऑप्शन 60% लोग कह रहे हैं। अभी हमने इस पे ही बात की थी, भाई कोई भी पेपर नहीं है, आप यूपीटेट का कोई भी पेपर उठा के देख लो जहां इंटेलिजेंस का सवाल ना हो। और यूपीटेट की खास बात यही है कि ये टू द पॉइंट पूछते हैं, बहुत ज्यादा कहानियां नहीं बनाते हैं। तो या तो आपको पता होता है या तो आपको पता नहीं होता है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 2 फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। सही जवाब दे रहे हैं आप, चार्ल्स स्पीयरमैन, 1905 के करीब इन्होंने 2 फैक्टर थियरी दी, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि तत्व की बात की, टाइप की बात की है। अभी इसको समझेंगे। वर्नर ने भी, स्टर्न ने भी इंटेलिजेंस के टेस्ट की बात की है ना। स्टर्न वो व्यक्ति भी हैं जो आईक्यू के कॉन्सेप्ट की जो रचना है वो इन्होंने की है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू जो है वो विलियम स्टर्न ने दिया है 1912 के करीब। जो इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने ही दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक की मल्टीफैक्टर थियरी है इंटेलिजेंस में। थॉर्नडाइक ने दुनिया जहान का काम किया हुआ है, इसलिए इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो इनकी थियरी आप लर्निंग थियरी भी पढ़ते हैं, ट्रायल एंड एरर से भी हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है यूपीटेट में। तो स्पीयरमैन यानी चार्ल्स स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थियरी दी है। 1 फैक्टर या सिंगल फैक्टर या यूनी फैक्टर लिखा होता तो एल्फ्रेड बिने, जो अभी आपसे हम डिस्कस कर रहे थे, जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया था यानी फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, और 1904-5 की बात है ये। और दूसरी बात, जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है जो आईक्यू के फॉर्मूले में यूज होता है, बुद्धि लब्धि के सूत्र में जो इस्तेमाल होने वाला मेंटल एज, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट है, वो भी एल्फ्रेड बिने ने ही दिया था। आईक्यू का कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया था, है ना। तो ये यूनी फैक्टर सिंगल फैक्टर थियरी जो है वो एल्फ्रेड बिने की, 2 फैक्टर स्पीयरमैन की है, चार्ल्स स्पीयरमैन। 2 फैक्टर थियरी को अगर समझना हो तो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के थ्रू हम लोग हमेशा समझते आए हैं कि व्यक्ति में एक जनरल इंटेलिजेंस होती है, सामान्य बुद्धि, जो उसके हर एक टास्क में काम आती है। क्या आप देखते हैं एक व्यक्ति हर चीज परफेक्टली करता है ऑलमोस्ट, वो खराब भी करे तो एवरेज से अच्छा हो जाता है। स्पेशल इंटेलिजेंस तो उसकी जनरल इंटेलिजेंस हर जगह पे काम करेगी। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्या है कि आप स्पोर्ट्स कोई भी खेल लेते हैं, आपकी स्पोर्ट्स में जनरल एबिलिटी अच्छी है, यानी फिजिकल एबिलिटी अच्छी है, दौड़ते भागते कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यू आर गुड एट इट, तो ये जनरल इंटेलिजेंस है। आप खाना भी खा रहे हैं तो वहां भी काम आ रही है और दौड़ भाग में भी काम आ रही है। लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्या है? आप बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं, खेल आप कोई भी खेल सकते हैं, ये जनरल इंटेलिजेंस है। स्पेसिफिक एबिलिटी आपकी कहाँ है? वो है आपकी बैडमिंटन में। तो साइना नेहवाल के लिए जो बैडमिंटन है वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को दर्शाता है यहाँ पे, कि जब साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल रही हैं तो वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यानी विशिष्ट बुद्धि के टाइप का प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं जब विराट कोहली, जो कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस उनकी क्या है? क्रिकेट में है, लेकिन वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये जनरल इंटेलिजेंस का प्रदर्शन है। ये गेम तो वो कोई भी खेल सकते हैं, यानी सब्जेक्ट हम कई सारे पढ़ लेते हैं, बट पेडागोजी पे सबसे अच्छी पकड़ है, तो ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो गई। पढ़ने पढ़ाने में रुचि है या पढ़ाने का एप्टीट्यूड है टीचिंग का, तो मैं कहूंगी कि मेरे अंदर वो जनरल इंटेलिजेंस हो गई। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। और जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस से जो है यही 2 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं एज पर चार्ल्स स्पीयरमैन। हालांकि बाद में इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। पहले हम इंटेलिजेंस के कई सवाल करेंगे क्योंकि इंटेलिजेंस के सवाल आते ही हैं, तो मैंने एक तरह के सवालों का एक ग्रुप बनाया है प्रॉपर, कि 4 सवाल इंटेलिजेंस के हैं क्योंकि वो आ रहे हैं रिपीटेडली, फिर लर्निंग के हैं, कुछ इंस्टिंक्ट के सवाल हैं, बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे इसमें और आप जवाब भी दे पाएंगे। यूपीटेट कंपैरेटिवली आपको इजी लगेगा सीटेट से, क्योंकि सीटेट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए, इसमें थोड़ा लर्निंग मेमोरी वाला काम ज्यादा है। बात सही है। 38% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि क्या है? गलत है। देख लेते हैं, आया हुआ सवाल है, विच IQ रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल IQ लेवल। अब ये कई बार ऑप्शन ऐसे दे देते हैं कि इंसान को पता होते हुए भी गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो विच IQ रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल IQ लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ, यानी बेसिक, इसको बोलते हैं ट्रेनेबल IQ, यानी आप ट्रेन कर सकते हैं लाइफ स्किल्स में। यानी बच्चे का IQ इतना तो नहीं है कि वो प्रॉपर एकेडमिक्स की पढ़ाई कर ले या एकेडमिक्स में पढ़ ले, मतलब प्रॉपर पढ़ाई लिखाई और बहुत हायर मेंटल एबिलिटीज कर ले, क्योंकि रिटार्डेड ग्रुप में है, लेकिन इतना है कि ट्रेन कर सकते हो।
लाइफ स्किल्स पर ट्रेन कर लोगे कि कोई वोकेशन सिखा दिया, कोई बेसिक किसी शॉप पे बिठाया है और बेसिक कैलकुलेशन सिखा दी, बेसिक आदान प्रदान कर पाए चीज़ों का। थोड़ा सुपरविजन इसमें भी चाहिए होता है, बट यू कैन ट्रेन द पर्सन। तो इसमें ट्रेनेबल आईक्यू, इसको मैं ईटीसी से हमेशा समझा करके चलती हूँ। अभी हम एक चार्ट पढ़ेंगे भी कि एडुकेबल, ट्रेनेबल, ये 70 के आसपास, 50 से 70 के बीच में मिलेगा। और कस्टोडियल, इससे नीचे वाले जो ट्रेनेबल से नीचे वाला आईक्यू है उसमें बच्चा अपना भी ध्यान नहीं रख पाएगा, कस्टडी में हर टाइम किसी के साथ रहना पड़ेगा, इतना आईक्यू कम है। तो यहाँ पे इसका जो जवाब है वो 36 to 49 है, 36 से 49 है ना, 36 से 49। क्योंकि 35 एंड बिलो अगर हम मान लेंगे तो इसमें तो फिर 35 से 0 तक चला जाएगा, जबकि उसमें 0 से 25 की इडियट की कैटेगरी है वो, या फिर हम कहें उसको कस्टोडियल की कैटेगरी है जहां उसको ट्रेन नहीं किया जा सकता। तो 35 एंड बिलो में तो जो कस्टोडियल आईक्यू वाले हैं उनको भी आपने इंक्लूड कर लिया अगर आप 35 एंड बिलो के साथ जाते हैं। 36 और ये जो है ये आपके एडुकेबल हो जाते हैं 50 से 69 वाले। तो उस केस में हमारे पास ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं है यहाँ पे, है ना। 36 से 49 तक, बिलो 70 में ये तीनों कैटेगरीज आती हैं कि रिटायर्ड की तरफ आप जा रहे हैं अगर बिलो 70 आईक्यू है तो उसमें भी 3 कैटेगरी उस पर चर्चा करेंगे। तो 36 to 49 ही एकमात्र सही जवाब है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को आईडी बोलते हैं इसको। कुछ 3 टर्म है ईटीसी के माध्यम से हम याद रखते हैं इसको, यानी एडुकेबल यानी जिनको शिक्षा दी जा सकती है, बेसिक सिखाया जा सकता है, 50 से 75 आईक्यू। ट्रेनेबल जो हमसे पूछा था यहाँ पे, ये 25 से 50 आईक्यू। अब 35 एंड बिलो हम इसलिए नहीं कह सकते थे क्योंकि इसकी अपर लिमिट 50 है, इसकी अपर लिमिट 35 नहीं थी, और 35 एंड बिलो में 0 तक चला जाएगा, जबकि 0 to 25 वाला कस्टोडियल में आएगा, या इडियट या मोरन की कैटेगरी में कई लोग इसको पहले रखते थे, लेकिन वो सही शब्द नहीं है, वो 25 से 50 में चला जाता था। 0 to 25 में इडियट, फिर मोरन वो फीबल माइंडेड एंड ऑल, बट वो हमारे काम का नहीं है। यहाँ 3 चीजें हैं आपके काम की, ईटीसी के एडुकेबल रिटायर्ड बच्चे या एडुकेबली जिनको आप ट्रेन कर सकते हो, बेसिक एजुकेशन दे सकते हो, जो 50 से 75 आईक्यू रखते हैं। बॉर्डर लाइन होता है 70, यानी 70 से नीचे समस्याएं हैं, उसके ऊपर फिर वो एडुकेबल तो एटलीस्ट चाहिए, लेकिन एडुकेबल रिटायर्ड का ग्रुप है 50 से 75 जिनको बेसिक एजुकेशन आप दे सकते हो, मतलब सिखा सकते हो लिखना पढ़ना। ट्रेनेबल में आपको ट्रेन करना पड़ेगा वोकेशन सिखाने के लिए, कोई बेसिक काम, लाइफ स्किल सिखा दोगे हद से हद। कस्टोडियल आईक्यू अगर है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चा अपना ध्यान खुद भी नहीं रख पाएगा। तो ये ईटीसी, ये 3 टर्म है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। एडुकेबल 50 से 75, क्योंकि 70 के ऊपर तो फिर वो बॉर्डर लाइन वाली बात आ जाती है, उसको अभी हम आईक्यू टेबल को स्टडी करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे 25 से 50 ट्रेनेबल का आईक्यू रहेगा। अब कुछ और सवाल, क्योंकि ये सब आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, अलग अलग तरह से पूछे हुए हैं, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक तो लिमिटेड ही है, सिलेबस तो सेम ही है ना। कितने बदल बदल के सवाल आएंगे। व्हाट हैव यू डन मैम, किस चीज की बात कर रहे हो, क्या दिख नहीं रहा सवाल, कुछ और पूछ रहे हो? देख लो एक बार, माइग्रेन मुझे, सवाल आपको दिख रहा है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट आईक्यू। आईक्यू का करेक्ट फॉर्मूला, बेसिक सा है सवाल, लेकिन पूछा जा चुका है, आई थिंक 2 बार भी पूछा जा चुका है, अगर मैं सही सही याद कर पा रही हूँ तो। बताओ फटाफट से। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, अलग अलग लोग अलग अलग जवाब इसमें देते हुए नजर आ रहे हैं। मैराथन क्लास ले लीजिए यूपीटेट की, मैराथन नहीं है तो और क्या है, 50 सवाल कम होते हैं। देखिए फटाफट से देखिए, कोशिश करेंगे अगले महीने एक बार छुट्टी से वापस आके। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं इसका? 462%। बात तो सही है भाई। इसको हम मावा से याद रखते हैं हिंदी में अगर बात करें तो, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु 100 से गुणा कर देनी है, और इंग्लिश में मैं का MA/CA इंटू 100, मैं का माँ का वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो याद रखने का तरीका है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा कर दो 100 से। कई एक बार फॉर्मूला पूछा हुआ है, कई बार आईक्यू निकालने को दे देगा, कई बार मेंटल एज दे देगा, फिर चीजें आपको बाकी फिगर आउट करनी पड़ेंगी। तो MA/CA, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। वास्तविक आयु क्या है? आयु क्या है? जितने साल आपको धरती पे आए हुए हो चुके हैं, यानी DOB आपकी डेट ऑफ बर्थ कह लो, आप क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक। मानसिक आयु क्या है? ये मैं DOB लिख देती हूँ आपको याद रहे। मानसिक आयु वो है जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है। तो हो सकता है आपको 9 साल आए हुए हों धरती पे, लेकिन आपका काम 12 साल, जो दिमाग है आपका वो 12 साल की उम्र पे चलता है, यानी एज से आगे हैं आप। इसका मतलब आपका IQ 100 से ऊपर आएगा, यानी एवरेज से ऊपर आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मेंटल एज किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने। ये जो कॉन्सेप्ट है मानसिक आयु का, MA मेंटल एज का कॉन्सेप्ट बिने ने दिया था। पेपर में ऐसे ही आया, पूरा मेंटल एज लिखा भी नहीं उन्होंने इंग्लिश की साइड में, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल किसने दिया था? इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज तो हमेशा से एग्जिस्ट करती है कि आप कितने साल से धरती पे हैं, है ना। तो MA बिने ने दिया। ये जो IQ का कॉन्सेप्ट है, ये IQ का फॉर्मूला है, IQ बराबर MA/CA इंटू 100। तो इसमें मेंटल एज आपको पता लग गया, एल्फ्रेड बिने ने दिया है। IQ का कॉन्सेप्ट जो है वो विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति ने दिया है। अभी हम जो बात कर रहे थे 1912 में, स्टर्न ने कॉन्सेप्ट ऑफ IQ दिया है। इंटेलिजेंस टेस्ट पहला एल्फ्रेड बिने ने दिया था, तो IQ बाद में आया है, इंटेलिजेंस टेस्ट पहले से था, ठीक है।
तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया है, और फिर ये 100 लगाया तो एक व्यक्ति हैं जिनको टर्मन कहते हैं हम, तो लुई टर्मन, उन्होंने ये पूरा फॉर्मूला बनाया। तो फॉर्मूला के लिए लुई टर्मन को याद करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू के लिए स्टर्न को, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आपका एल्फ्रेड बिने, और ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वहां भी एल्फ्रेड बिने। तो ये 4 अलग अलग चीजें हैं जो मैंने आपको बताई इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे। अब ये आईक्यू की क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, आईक्यू टेबल देख सकते हैं, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अगर अभी एक सवाल आएगा भी जिसमें आपको फॉर्मूला यूज करके निकालना है कि कितना आईक्यू है किसी का, आया हुआ है पेपर में, लेकिन मैंने थोड़े नंबर्स चेंज किए हैं। ठीक, तो ये आईक्यू टेबल अगर आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड टेबल है, वैसे तो बहुत लोगों ने अलग अलग टेबल, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अलग टेबल्स हैं। अगर आप नीचे शुरू करेंगे इसको, इडियट की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये 0 to 24 वाला जो आईक्यू है, जिसको हम क्या कह रहे थे, कस्टोडियल, है ना, डल और बॉर्डर लाइन, ये 70। तो आपको बॉर्डर लाइन से याद रखना होता है, ये नीचे के तीनों जो है ये ईटीसी की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी एडुकेबल, ट्रेनेबल, एडुकेबल रिटार्डेड, ट्रेनेबल रिटार्डेड और कस्टोडियल रिटार्डेड। तो ये तीनों जो है रिटार्डेड, या जिनको हम रिटार्डेड ही करेंगे आईक्यू के हिसाब से, नीचे के जो 3 लेवल हैं। ठीक, बॉर्डर लाइन 70 से 79 या 80 कह लीजिए आप। अब यहां से आपका काम क्या है कि नॉर्मल और एवरेज आईक्यू कितना होता है, जो 60% पॉपुलेशन का लगभग अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 60 लोगों का आईक्यू एवरेज होगा, यानी 90 से 110 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये पूछा भी हुआ है पेपर में कि एवरेज आईक्यू कितना होता है, तो 90 से 110 के बीच में होता है। ठीक, सुपीरियर या गिफ्टेड आईक्यू जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं 130 प्लस अगर आईक्यू है तो आप गिफ्टेड की कैटेगरी में है। 140 एंड अबव है या आइंस्टीन टाइप के व्यक्ति हैं तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा फिर, है ना, क्या करोगे इतने आईक्यू का। तो अगर हम देखते हैं यहां, तो नियर जीनियस या गिफ्टेड 140 एंड अबव, तो ये बहुत सुपीरियर लेवल का आईक्यू है। 130 120 से ऊपर जो भी है वो फिर हम गिफ्टेड की कैटेगरी में ले जाते हैं, क्योंकि आपको 4 ऑप्शंस में जो सबसे ज्यादा आईक्यू दिया हुआ हो, आप समझ जाना कि ये गिफ्टेड की तरफ बात कर रहा है। 130 प्लस को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मानते हैं कि ये गिफ्टेड है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो आपको ये पता है कि 70 से नीचे वाले वो रिटार्डेड की कैटेगरी में आएगा। 3 कैटेगरी है उसमें, एडुकेबल रिटार्डेड है जो 50 से 69 में, और इसमें ट्रेनेबल जो है हमने अभी पढ़ा 25 से 49, जिसमें 36 से ऑप्शन था, उसमें ऑप्शन ही नहीं था 25 से, और 0 to 24 वाला वो कस्टोडियल में। थोड़ा क्योंकि अलग अलग टेबल्स हैं तो 2, 4, 5 नंबर का अंतर आता है टेबल्स के हिसाब से, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। काम का क्या है, एक तो आपको बॉर्डर लाइन आईक्यू ध्यान रखना है, बॉर्डर लाइन कितना है, 70 एंड अबव। बॉर्डर लाइन आईक्यू जो है दैट इज 70 एंड अबव, 79। ठीक, एवरेज आईक्यू क्या है, क्योंकि इतना ही काम का है, पूरी टेबल आप कब तक रटेंगे, 90 to 109, कई बार 90 से 110 मिल जाता है। ठीक है, अब सुपीरियर 120, गिफ्टेड लिखना है तो 130 प्लस कम से कम आप मान के चलिए, बाकी जो भी ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट हो वो मान लेना। फिर या ऐसा हो सकता है ऑप्शन में 110 तक ही दिया हुआ हो, तो नन ऑफ दी अबव अगर दिया हुआ हो तो वो चूज कर लेना। तो ये 3 आपके सबसे ज्यादा काम के हैं। फिर रिटार्डेड में हमने देख ही लिया है, वो जो ईटीसी की कैटेगरी है कि एडुकेबल रिटार्डेड जो है। ठीक है, ये आपका 25 से 50 और 0 to 25, ये कई बार 36 से 50 भी मिल जाएगा, वो डिपेंड करेगा, जैसे ऑप्शन में आपको भी दिया हुआ था। तो ये रिटार्डेड की कैटेगरी हो गई। नॉर्मल एवरेज आईक्यू आपको पता है, गिफ्टेड लोग भी 2% है और रिटार्डेड लोग भी लगभग 1.5-2% ही है। मेजॉरिटी क्या है, एवरेज है, औसत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बेल कर्व से पता लगता है, इस पर रिसर्च हुई हुई है, अपने घर से नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 6 years ओल्ड मोनिका, अब आपको आईक्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, और बहुत संभावना रहती है ये रिपीटेडली पूछ लेते हैं कि आईक्यू निकालने को दे देंगे, है ना। 6 years ओल्ड मोनिका, 6 साल की बच्ची है मोनिका, जिसकी मेंटल एज, मानसिक आयु, जिसका दिमाग किस लेवल पे काम करता है, ऑफ 9, 9 साल का दिमाग काम करेगा, यानी मेंटल एबिलिटी कितने साल की है, 9 साल की। बच्ची कितने साल की एक्चुअल में, क्रोनोलॉजिकल एज जिसको कह रहे हैं, 6 साल की है। आईक्यू निकालो, इससे आसान सवाल धरती पे तो है नहीं, बहुत ही आसान है। तो आपको पता है आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू बराबर MA अपॉन में CA, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, गुणा कर दिया 100 से। मानसिक आयु क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपको निकालने को नहीं कहेगा, कुछ तीनों में से, जैसे 3 चीजें हैं इसमें, तीनों में से एक चीज मिसिंग होगी, दूसरा तो आप निकाल ही लोगे, बाकी दोनों दिया हुआ होगा। अब यहाँ आईक्यू नहीं दिया हुआ है तो हमें आईक्यू को X मान सकते हो, नहीं तो आईक्यू को आईक्यू लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे। ठीक है, मेंटल एज क्या है, 6 साल, नहीं भाई 6 साल है धरती पे आए हुए, क्रोनोलॉजिकल वास्तविक उम्र है 6 साल। मेंटल एज 9 यानी 9 साल की मानसिक आयु है। गुणा कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। कितने लोग जवाब दे रहे हैं सही, 66% लोग। इतने आसान सवाल में 34% लोग क्यों गलत जवाब दे रहे हैं, ये बताओ मुझे, है ना। अब आपका जैसे मैथ करने को मन करे वैसे कर लो, आप 900 को 6 से डिवाइड कर लो तो आपका वो 9 6 जा बन जाएगा। और अगर आप ये बच्चों वाला करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, है ना, कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 300 को आप 2 से डिवाइड कर लेना, या ये सीधा जो है यहाँ पे 2 पंजे 10 कर लिया आपने, 5 तिया 15 कर दिया, 150 आ गया। जैसे आपका मन करे, वो आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है, चलिए, तो ये 150 का आईक्यू यहाँ पे निकल के आ गया। बेसिकली आप सिंपल समझ जाना कि यदि बच्चे की मेंटल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा दी हुई है, जैसे 6 साल की बच्ची थी मोनिका है, लेकिन मेंटल एज क्या है, 9 साल। भाई जितने साल धरती पे आए हुए हो गए, अगर उससे ज्यादा मेंटल एज है MA,
तो समझ जाओ बच्चे का आईक्यू एवरेज से यानी 100 से ऊपर आएगा। एवरेज आईक्यू का आपको पता ही है 90 to 109 के बीच में रहता है। तो अगर एज से कम है मेंटल एज, तो फिर वो एवरेज से पीछे वाला बच्चा है, आईक्यू उसका फिर एवरेज आईक्यू से कम आएगा। कि अगर उल्टा होता कि 9 साल की मोनिका है, 6 साल की मेंटल एज है, तो फिर 100 से कम का स्कोर आता। ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ऑड वन आउट। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑड वन आउट यानी 3 जो हैं वो एक कैटेगरी के हैं, कोई एक है जो अलग है। हैं सारे टेस्ट ही चारों के चारों। ये बड़ा शौक है, यूपी टेट में पूछता है बोर्ड आपका। चलिए 31%, इसमें बहुत गड़बड़ है, इसमें कंफ्यूजन भी है। पहली नजर में मुझे भी हुआ था। प्यार की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूजन की बात हो रही है यहाँ क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, तो कौन भिन्न है? ऑड वन आउट यानी 3 टेस्ट हैं जो किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये है जो अलग है। ये रेवेंस टेस्ट, ये इंटेलिजेंस का कल्चर फ्री टेस्ट है, ये सीटेट में भी पूछा जाता था। बस इतना ही पूछते हैं वो कि ये किसका टेस्ट है, तो ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है। रेवेंस टेस्ट, इसमें कुछ अलग अलग एजेस के लिए भी 80 साल तक भी इसमें टेस्ट हो पाता है। और ये रेवेंस मैट्रिक्स या मैट्रिसेस बोलते हैं, ये कल्चर फ्री टेस्ट है, यानी इंटेलिजेंस का ऐसा टेस्ट है किसी भी कल्चर का व्यक्ति ये टेस्ट देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कई सारे इंटेलिजेंस टेस्ट ऐसे हैं जो वेस्टर्न पॉपुलेशन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उनके मुताबिक बनाए गए हैं, लेकिन ये कल्चर फ्री टेस्ट है। इस टेस्ट पे कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये इंटेलिजेंस टेस्ट पे एक आरोप लगता है कि ये कल्चर बायस इनमें रहता है कि जिस संस्कृति में बनाए गए हैं, अगर स्टैनफोर्ड में बने हैं या अमेरिका को सपोर्ट करते हैं कि भाई जहां वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, जहां जहां भी रिसर्च हुई है, जहां भी टेस्ट बना है। लेकिन ये रेवेंस मैट्रिसेस जो है या रेवेंस टेस्ट जो है वो इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि ये कल्चर फ्री टेस्ट है। जिस किसी भी संस्कृति का दुनिया में व्यक्ति इसको टेस्ट करेगा तो स्कोर बराबर आएगा, कल्चर का बायस नहीं आएगा। कि अगर अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए कोई टेस्ट बना है तो वो अमेरिकन लोग वहां पे ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं क्योंकि वो टेस्ट उनकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बना है, कल्चर बायस्ड है। वो वाला सीन रेवेंस मैट्रिसेस के साथ या रेवेंस टेस्ट के साथ नहीं है। इट इज अ कल्चर फ्री टेस्ट, बायस्ड नहीं है। तो ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है, इसमें कोई भी आपत्ति हमें नहीं होनी चाहिए। 16 पीएफ यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है ये सारे टेस्ट ही। चलो ठीक है। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट मॉर्गन एंड मोरे ने दिया था, 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ थे मतलब। तो थीमेटिक एपरसेप्शन भी पर्सनैलिटी की प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये भी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। अब कंफ्यूजन आता है इसमें ड्रॉ मेंस टेस्ट में, क्योंकि आप पढ़ेंगे अगर एनसीईआरटी में भी उठा के, इंटेलिजेंस में भी इसकी बात हुई है और पर्सनैलिटी में भी। यानी ड्रॉ मेंस टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी के असेसमेंट में भी काम आता है और इंटेलिजेंस के असेसमेंट में भी काम आता है। दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। क्योंकि आपको ऑड वन आउट ढूंढना है तो आप इसको पर्सनैलिटी में यहां पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको ऑड चाहिए, यहाँ पे भिन्न चाहिए दूसरों से। क्योंकि अगर इसको हम पर्सनैलिटी में यूज कर ले रहे हैं तो ये तीनों के साथ मिल जाएगा। लेकिन रेवेंस सिर्फ ऐसा है जो सिर्फ एकमात्र इंटेलिजेंस में ही यूज होगा, तो इसलिए इसमें रेवेंस टेस्ट जो है वो सही उत्तर है। पता नहीं आप इतने गलत जवाब क्यों दे रहे हैं जबकि ये प्रीवियस ईयर सवाल है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तो ये ड्रॉ मेंस टेस्ट, एक व्यक्ति को आपको ड्रॉ करने को कहा जाएगा और आप कितना एक्यूरेटली उसको ड्रॉ कर पाते हैं, उसके फीचर्स को, बाकी चीजों को, इस बात से आपके इंटेलिजेंस को तय किया जाएगा। और किस तरह की आप ड्राइंग या क्या आप, अगर इसको प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या आपने कैसा ड्रॉ किया है, इससे आपकी पर्सनैलिटी का पता लगेगा। तो इसको इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट दोनों में इस्तेमाल कर लिया जाता है ड्रॉ मेंस टेस्ट को, कि एक व्यक्ति की इमेज बनाने को आपको कहा जाएगा, ये होता है इस टेस्ट में। तो ये तीनों ही जो है ये पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं, यानी व्यक्तित्व के आकलन की परीक्षण है। वहीं ये रेवेंस टेस्ट जो है वो बुद्धि परीक्षण है, जिसमें ड्रॉ मैन को दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए खैर, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि बाकी जो आप लोग दे रहे हैं वो सब गलत जवाब है। आगे बढ़ेंगे, ऑफिशियली भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आया हुआ सवाल है, निम्न में से कौन सा शिक्षण मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव, यानी इट विल डिपेंड ऑन पर्सन। व्यक्ति पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, है ना। मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा। जैसे सब्जेक्टिविटी है, सक्सेस, अगर आपसे पूछा जाए भाई सक्सेस का मतलब क्या है, आप कहोगे भाई दिल्ली में नौकरी मिल जाए, सक्सेसफुल हो जाएंगे। कोई कहेगा यूपी में, अभी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में अगर भर्ती आएगी तो भरेंगे, नहीं तो दिल्ली का फॉर्म भी नहीं भरेंगे। ऐसे भी कई लर्नर्स मिलते हैं मुझे कि नहीं, हमें यूपी टेट क्लियर किया, मान लो कि हमें अपने घर के पास ही रहना है जी, तो ये सब्जेक्टिव हो गया। किसी के लिए हो सकता है यार तुम दिल्ली का फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हो, भाई उसकी सब्जेक्टिव सेंस ऑफ सक्सेस है, मैं फॉर्म ही नहीं भर रही हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं वो सक्सेस में, आता ही नहीं है। नीड अलग हो गई सबकी, तो मोटिवेशन अलग हो जाएगी। या कोई दिल्ली का बच्चा है वो यूपी का फॉर्म नहीं भर रहा, कई बार हो सकता है उसकी जरूरत ही ना हो, या उसके सक्सेस के मायने में वो आ ही नहीं रहा हो, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव मेथड हो गया। या सब्जेक्टिविटी है इसमें। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है इसमें, यानी कोई भी वस्तुनिष्ठता है। मेरे लिए भी सूरज जो है ईस्ट से ही उगेगा, पूर्व से ही, आपके लिए भी, आपके पड़ोसी के लिए भी। इसमें 2 और 2 4 ही होते हैं, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं लगा सकते आप, है ना। 1 और 1 11 हो सकते हैं, वो सब्जेक्टिविटी आप अपने हिसाब से लगा रहे हो। नहीं तो अगर मैथ्स के हिसाब से देखोगे तो 1 और 1 2 ही होंगे अगर जोड़ रहे हो तो ये सब्जेक्टिविटी यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, व्यक्ति के हिसाब से बदल जाएगा। कि एक व्यक्ति जो है रैंक 1 ला करके भी अगर
अपना जीवन ले ले रहा है। इस तरह की न्यूज थी ना, हम पिछले कुछ टाइम पहले डिस्कस कर रहे थे। और ऐसा बहुत जगहों पे होता है कि जिनको आपको लगता है कि यार यहाँ पहुंच गए तो बिल्कुल पिनेकल ऑफ सक्सेस है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, वहां लोग कई बार अपना जीवन त्याग कर देते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो बाकी जगहें हो। तो सब्जेक्टिविटी है इसमें, यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ऑब्जेक्टिविटी में क्लियर होता है, उसमें कोई भी आप मेरा और आपकी राय से नहीं होता, वो लॉजिक से चलता है ना, कि 1+1 2 होता है या 2+2 4 होगा, दिस इज ऑब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिव मेथड सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव मेथड, यानी मेरे लिए तुरंत बदल जाएगा जवाब, आपके लिए तुरंत बदल जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी सबसे पुरानी विधि है। जब हम पहला चैप्टर ही जनरली करते हैं, नहीं तो किसी किसी बैच में हो सकता है कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का जिक्र, बट पेपर में पर्सनैलिटी भी पूछा हुआ है 1-2 बार। हालांकि जो लास्ट पेपर हुए हैं 19 वाले या 21 वाले यूपीटेट के, उसमें पर्सनैलिटी से सवाल नहीं है, बट यू नेवर नो। तो मैंने बैच में भी आज बोला है कि पर्सनैलिटी का टॉपिक मैं अपलोड कराऊंगी, रिकॉर्डेड में ही सही, सिलेबस में नहीं है, बट आप पढ़ के चले जाओ। 1-2 सवाल आगे तो फिर करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियसली कई सवाल आए हुए हैं, है ना। तो इसको इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्दर्शन कहते हैं, जो आपका पेडागोजी स्पेशल बैच में भी हम ये डिस्कस करते हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में पहला ही स्कूल यानी समुदाय है मनोविज्ञान का, विलियम वुंट वाला, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, या हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। तो इंट्रोस्पेक्शन क्या है, उन्होंने ये ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हो आप इसको, सबसे पुरानी विधि, कि आप आंख बंद करो और खुद को देखो, आत्मदर्शन, मेडिटेट करते हैं जिस तरह से लोग, खुद की सेंसेशंस, खुद की फीलिंग्स, किसी चीज को देख के क्या कैसा महसूस कर रहे हो, क्या आ रहा है, किस स्टिमुलस को देख के क्या आता है, तो ये खुद की फीलिंग्स, खुद की सेंसेशंस, मतलब आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, बाहर नहीं अंदर खुद को देख रहे हो। तो अब आत्मदर्शन में कोई व्यक्ति आंख बंद करके 5 लोगों को बिठाया, 5 में से 2 ने कहा मुझे भूत दिख रहे हैं, तीसरे ने कहा मुझे शक्तिमान दिख रहा है, चौथा कहेगा कुछ और दिख रहा है, और एक्चुअल में जो उसको दिख रहा है वो आप टेस्ट नहीं कर सकते। देयर इज नो वे टू टेस्ट इट और वेरीफाई इट। अगर मैंने कह दिया मुझे तो ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गए, आप कैसे प्रूव करोगे? वो तो इंट्रोस्पेक्शन है ना, अंदर देखा है मैंने, बाहर कैसे बताओगे? तो इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई बिहेवियरिस्ट लोगों ने कहा, व्यवहारवादियों ने, जॉन ब्रॉडस वाटसन टाइप के, कि इसको टेस्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिविटी ही नहीं है इसमें, कैसे टेस्ट करोगे कि इंट्रोस्पेक्शन अंदर आपने क्या देखा, एक्सट्रोस्पेक्शन बाहर आपने क्या देखा, इसमें तो ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है। एक्सपेरिमेंटेशन तो डायरेक्ट ही प्रयोग है, विलियम वुंट इसकी बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की। ऑब्जर्वेशन में भी आप बाहर ही देख रहे होते हैं, और एक्सट्रोस्पेक्शन में भी आप बाहर ही दिख रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन कई बार किसी पर्टिकुलर चीज की हो सकती है, एक्सट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन में काफी सिमिलरिटी होती है, लगभग सेम बात है, बस थोड़ा बहुत वो वोकैब के लेवल पे अंतर आएगा, वो आपके लिए काम का नहीं है। दोनों में ध्यान बाहर ही है, ऑब्जर्वेशन में भी आप किसी चीज को देख रहे हैं, एक्सट्रोस्पेक्शन में भी। तो सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव मेथड वो इंट्रोस्पेक्शन है, और ये कहां से आता है? संरचनावाद, जिसकी बात विलियम वुंट और एक टिचनर, उनके द्वारा ये मेथड दिया गया था। चलिए, होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थियरी ऑफ डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट पे भी 1 से 2 सवाल कम से कम आते ही हैं, बस सीटेट की तरह नहीं आते कि बहुत लेंदी सवाल आए, बट सवाल तो आते हैं डेवलपमेंट पे, यूपीटेट में सिलेबस में दिया हुआ है बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉट द थियरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का सिद्धांत नहीं है, तो अब आपको यहाँ कॉमन सेंस लगाना है। थियरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स, अब जिनको पता है उनको पता है, हमने थियरी पढ़ी है बैच में, यूपीटेट की क्लास में ये थियरी अभी हुई है हमारी। आपको बताया था थियरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स कौन सी होती है। थियरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, भाई ये तो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है कि डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म है। दुनिया के सारे बच्चे पहले गर्दन संभालना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। ये यूनिफॉर्म है, पैटर्न सेम है सबके लिए, एक जैसा है। पहले दूध के दांत आते हैं, बाद में पक्के दांत आते हैं। रेट में अंतर हो सकता है, बट यानी दर में भिन्नता पाई जा सकती है विकास की, लेकिन यूनिफॉर्म पैटर्न है। ये तो डेवलपमेंट की थियरी या प्रिंसिपल है। थियरी ऑफ इंटर रिलेशन, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक विकास आपस में जुड़े हुए हैं। ये थियरी ऑफ इंटर रिलेशन है, विकास का सिद्धांत है। थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, के विकास लाइफ लॉन्ग होता है, सतत होता है, निरंतर होता है, तीनों विकास के सिद्धांत हैं। लेकिन ये जो थियरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स है, ये पैवलव की थियरी है, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन। क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, आइवन पैवलव, कुत्ते पे इनका प्रयोग था। ये भी सवाल आया हुआ है, शायद मैंने इसमें इंक्लूड भी किया हो, कि डॉग पे किसने एक्सपेरिमेंट किया है। तो कई बार, और ये बिल्कुल लेटेस्ट 21-21 में आया हुआ है, तो यूपीटेट का भरोसा नहीं है, क्या सवाल पूछ ले आपसे, बिल्कुल बच्चे वाला सवाल भी पूछेगा कई बार, और कई बार मुश्किल भी लगेगा आपको, तो करके सब कुछ जाना है। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन, वो पैवलव का जो डॉग पे प्रयोग है, जिसके लिए उनको डाइजेशन पे नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1904-5 में। शास्त्रीय अनुबंधन यानी कंडीशनिंग। अच्छा, इसको और क्या कहते हैं, मैंने ये भी बताया था। थियरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स तो है, क्योंकि रिफ्लेक्स कंडीशन हो रहा है यहाँ पे। रिफ्लेक्स क्या था? लार आना मुंह से, तो 2 स्टिमुलस को जोड़ करके रिफ्लेक्स को कंडीशन किया जाता है। इसको एसएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कहते हैं, यानी 2 स्टिमुलस को जोड़ेंगे और आदत डलवाएंगे। रिफ्लेक्स का कंडीशनिंग, रिफ्लेक्स क्या है? मुंह से लार आना। पहले खाने की खुशबू से आती थी या खाना देख के आती थी, अब सिर्फ घंटी सुन के मुंह से लार आ जाती है। ये है रिफ्लेक्स का कंडीशनिंग कराना, क्या आपने कंडीशन कर दिया अपने हिसाब से रिफ्लेक्स को भी, जो कि लार का या स्लाइवा का आना था, जो नेचुरल स्टिमुलस था एक, जिसको अब ये पूरी थियरी ही हो जाएगी एसएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग, यानी 2 स्टिमुलस को, यानी उद्दीपकों को जोड़ करके एक रिस्पॉन्स आप लेकर के आ रहे हैं, 2 उद्दीपक जोड़ के। ये शॉर्ट में बता देती हूँ, ये पैवलव की थियरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग, एसएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग। आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग, यानी रिस्पॉन्स पहले आएगा और बाद में स्टिमुलस प्रेजेंट होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग।
किसकी? स्किनर की। SR टाइप ऑफ कंडीशनिंग, स्टिमुलस पहले रिस्पॉन्स बाद में। खुशबू, किसकी खुशबू? समोसे की खुशबू, मोटू और पतलू के लिए, तो स्टिमुलस है वो, रिस्पॉन्स क्या है? वो खींचे चले जाते थे उसे देख के। थॉर्नडाइक, ये आया हुआ सवाल है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड किसने दिया है? तो उद्दीपक अनुक्रिया, वो जो फिश की स्मेल है थॉर्नडाइक की बिल्ली के लिए, वो उद्दीपक का काम करती है। उद्दीपक कोई भी वो चीज, स्टिमुलस उसको कहते हैं जो स्टिमुलेट करे, आपके अंदर से जगाए किसी व्यवहार को, जिसकी वजह से आपको लालच दे, आपको बाधित करे, कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करे आपके अंदर से, प्रतिक्रिया। जैसे गोलगप्पे की खुशबू किसी के लिए मुंह से लार का जो रिस्पॉन्स है वो क्रिएट करेगी, जिसको हम कहेंगे कि उद्दीपक अनुक्रिया। यहां पे दो उद्दीपकों को जोड़ के एक अनुक्रिया चाहिए, तो इसलिए एसएस टाइप कहते हैं, पैवलव क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन के दो स्टिमुलस क्या है? बैल को जोड़ दिया, किसके साथ? नेचुरल के साथ, खाने के साथ, फूड के साथ, और कंडीशनड रिफ्लेक्स बना दिया। रिफ्लेक्सेस जो आपके हैं उनकी कंडीशनिंग कर दी है ना। कंडीशनिंग मतलब आदत डलवा दी अपने हिसाब से। अब घंटी बजेगी, कुत्ते के मुंह से लार आएगी, रिफ्लेक्स है वो उसका, जिसको कंडीशन कर दिया आपने। पहले खाने पे था, अब बैल पे शिफ्ट कर दिया, वो स्टिमुलस उद्दीपक आपने। रिस्पॉन्स यानी पहले इसको अनुक्रिया, उद्दीपन या क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं, स्किनर की थियरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी कंडीशनिंग होती है, उसके रिस्पॉन्स की। अगर मैं कहूं कि वो जो रिस्पॉन्स दे रहा था चूहा, सही रिस्पॉन्स पे उसको खाना मिला, रीइंफोर्समेंट मिला, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्टिमुलस सामने है पहले से, और फिर रिस्पॉन्स जो बिल्ली है रैंडम ट्रायल एंड एरर कर रही है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, वो थॉर्नडाइक है। एनीवे धीरे धीरे जब जब सवाल आएगा तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलूंगी, नहीं तो दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, बड़ी थियरीज हैं। तो कुल मिला के बात ये है, कौन सी थियरी डेवलपमेंट की नहीं, ये लर्निंग की थियरी है, डेवलपमेंट की नहीं है। ये अधिगम का सिद्धांत है, लर्निंग का सिद्धांत है, ये तीनों ही। बल्कि चाहे वो पैवलव का शास्त्रीय अनुबंधन हो यानी क्लासिकल कंडीशनिंग हो, चाहे वो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो, चाहे वो थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत हो, जिसको थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। एक एक सवाल जरूरी है, क्योंकि चीजें आपको बहुत सारी समझनी है, सिर्फ सवाल सही नहीं करना है, वो तो होगा ही, कॉन्सेप्ट भी समझना है उसके आसपास का। बात सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, प्लेट्यू इन लर्निंग। अब लर्निंग का सवाल आता ही है, और प्लेट्यू तो इतना फेवरेट टॉपिक है यूपीटेट में, आप हर साल उठा के देख लो, वो लर्निंग, प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग पूछता ही है लगभग, कांस्टेंट सवाल है ये एक। फटाफट बताओ। 79% लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, या 70% लोग, चलो बहुत बढ़िया। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण से बनता है? प्लेट्यू इन लर्निंग, पठार की जो स्थिति है लर्निंग कर्व में। लर्निंग कर्व क्या होता है? जब आप मेजर कर रहे हो गति जो है लर्निंग की टाइम से, कि एक तरफ टाइम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ स्पीड ऑफ लर्निंग, के कितने समय में कितनी गति से सीख पा रहे हो, जब इसको आप एक ग्राफ पे प्रेजेंट करते हो तो इसको लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र कहते हैं। 3 प्रकार का होता है जनरली। कॉनकेव, जिसमें स्पीड तेजी से होती है, तीव्र होता है शुरुआत में। कॉन्वेक्स, जो शुरू में कॉनकेव शुरू में धीमे होता है, बाद में तेज होता है। कॉन्वेक्स जो शुरू में तेज है, बाद में धीमे हो जाएगा। और इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि बाद में धीमे हो जाएगा। और एक एस टाइप है, दोनों का मिक्सचर है, जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स मिक्स है। तो ये 3 टाइप ऑफ लर्निंग कर्व हैं। ठीक है, इनकी बात अभी और करेंगे। तो बात हो रही है कि प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब है पठार। ये वो पामीर, जो भी आप पठार पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, वो वाला पठार नहीं है, पठार, लेकिन मतलब वही है कि सपाट, यानी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, नो प्रोग्रेस या जीरो प्रोग्रेस। तो एक बार सवाल ऐसे भी पूछा हुआ है कि वो कौन सा पीरियड है लर्निंग में जहां जीरो प्रोग्रेस होती है, ना तो लर्निंग आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, अटक गए हैं आप एक जगह पे। उतने ही नंबर आते हैं मॉक में कि 100 नंबर आते हैं तो 100 ही आते हैं, आपको 120 चाहिए, तो आप प्लेट्यू महसूस कर रहे हैं, कि आप रुकाव महसूस कर रहे हैं कि ना आगे जा रहा हूं ना पीछे जा रहा हूं या जा रही हूं। दिस इज प्लेट्यू इन लर्निंग। किस वजह से आती है? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं प्लेट्यू के लर्निंग में, कि आप थक गए हो, बिल्कुल सही बात है भाई, अब समझ में नहीं आ रहा, 3 घंटे की क्लास ले लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, अब दिमाग काम नहीं कर रहा, अब एक चाय पीनी पड़ेगी या थोड़ा वॉक करके आना पड़ेगा। तो इन जनरल या तो आप फटीग्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, बर्नट आउट हो, तो थकान की वजह से प्लेट्यू आ सकता है कि आपको महसूस ना हो कि आप जीवन में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, या कितना सीख रहे हैं उसके आगे नहीं सीख पा रहे हैं, जीरो प्रोग्रेस हो रही है बिकॉज ऑफ फटीग। फटीग इसका रीजन है। मोटिवेशन से प्लेट्यू नहीं आता, इंक्रीमेंट आता है, बेहतर होती है लर्निंग। अगर आप अभी प्रेरित हैं, जैसे आप अभी इतनी रात को मोटिवेटेड हैं पढ़ने के लिए, तो ये आपकी लर्निंग को बढ़ाएगा, इससे रुकावट नहीं आएगी। तो ये तो पॉजिटिव चीज है, ये प्लेट्यू का रीजन कभी नहीं होगा। इंटरेस्ट, यदि आपकी रुचि है किसी काम को करने में या सीखने में, तो प्लेट्यू नहीं आएगा और लर्निंग की जो कर्व है वो बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मैचुरेशन, अगर आप अपनी परिपक्वता के हिसाब से सीख रहे हैं, जिस स्टेज के अगर आप परिपक्व हैं, जो आप सीख रहे हैं वो सीखने के लिए, तो लर्निंग अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि आप अपनी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो चीजें सीख रहे हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि किसी 5 साल के बच्चे को अगर आप प्याजे पढ़ा रहे हैं तो वो मैच्योर नहीं है, उसके लिए तो फटीग प्लेट्यू क्या होगी नहीं, लर्निंग प्रोग्रेस जीरो हो जाएगी। तो फटीग या थकान की वजह से कई बार फॉल्टी मेथड्स उतने अच्छे नहीं है, लिमिट रीच हो गई है, जितना पहले से आता था उतना आपने कर लिया है, अब नीचे जो टास्क है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, जटिल हो गया, इस वजह से भी कई बार प्लेट्यू होता है, हिट यानी अधिगम में पठार आता है। ये दिखता कैसे है आपको दिखा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है इससे, बहुत बार आया है। देखिएगा, प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व की जब हम बात करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है जहां जीरो प्रोग्रेस है, ना तो लर्निंग का कर्व आगे बढ़ रहा है, यानी वक्र जो है अधिगम का, ना वो आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, दिस इज जीरो, नो प्रोग्रेस।
कोई प्रगति ही नहीं है, स्टॉप हो गई एक तरह से लर्निंग। तो प्लेट्यू यानी लिटिल और नो इंप्रूवमेंट डिस्पाइट कंटिन्यूड प्रैक्टिस। आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज मॉक लगाते हैं, नंबर उतने ही आ रहे हैं, तो आप प्लेट्यू हिट कर गए, पठार आ गया किसी वजह से, तो आपको कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब आएंगे उस पर कि इनिशियली लर्निंग रैपिड होती है, इंप्रूवमेंट बेसिक से जब आप सीख रहे होते हैं, बीच में एक स्टेज ऐसी आती है जब आप पठार महसूस करते हैं, फिर इसको वापस से आप ऊपर लेकर के जा सकते हैं, लर्निंग की प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं। पठार वो है जहां जीरो प्रोग्रेस है, आपको लग रहा है आप स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं एक जगह पे। रिन्यूड लाइफ में भी ऐसे होता है, लर्निंग की प्रोसेस में भी ऐसे होता है। रिन्यूड इंप्रूवमेंट, फिर से इंप्रूवमेंट आएगी कि आपकी गति बढ़ जाएगी सीखने की, विद परसिस्टेंस, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको क्या लग रहा है दशरथ मांझी जो है एक दिन में पहाड़ तोड़ दिए थे? नहीं, एक टाइम पे लगा हुआ यार अब नहीं हो रहा है, थकान है, बेहद थकान है, मेंटल फटीग है, फिजिकल फटीग है, जिस तरीके से पहाड़ तोड़ रहे थे वो काम नहीं आ रहा है, इसके ऊपर नहीं टूट पा रहा है, यहां तक जिस तरीके से आए थे वो तरीका आगे काम नहीं कर रहा है। तो लेकिन वो परसिस्टेंट है कि यार करके तो मानेंगे, कोई बात नहीं, पेपर तो क्लियर करेंगे, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ यार, नहीं आ रहे मॉक में नंबर, होगा बेहतर। तो परसिस्टेंट लगे रहेंगे, न्यू स्ट्रेटजीज, नए तरीके अपनाएंगे। भाई आप देखते हैं नई नई तरह की पीपीटी मिलती है आपको, मजा आएगा। तो लगे रहना, फिर नई स्ट्रेटजी बदल के देखना कि जिस मेथड से पिछली बार पढ़ा था उससे थोड़ा अलग अपना के देखते हैं। डीपर अंडरस्टैंडिंग, चीजों को और डीप में समझना, इंप्रूवमेंट करते रहना कॉन्टिन्यूस, तो इससे फिर वापस से रिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो जाता है, वापस से आपका लर्निंग कर्व ऊपर बढ़ने लगता है। आप परसिस्टेंट हैं, नए तरीके से सीख रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं बीच में, है ना, अंडरस्टैंडिंग को डीपर कर रहे हैं, सही मेथड से पढ़ रहे हैं, तो ये आपका फिर से लर्निंग कर्व ऊपर जाने लगेगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन की तरफ, जिसको बोलते हैं धनात्मक बढ़ाव। प्लेट्यू रुकावट है। तो की टेक अवे क्या है कि प्लेट्यूज आर नॉर्मल, आते हैं अधिगम की प्रक्रिया में, कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंट रहना है और सीखते रहना है। ये है बात। कई बार ऐसे पूछ लेगा आपसे कि वो कौन सा पीरियड है जहां पे नो या जीरो इंप्रूवमेंट होता है, तो वो प्लेट्यू ऑफ लर्निंग है, पठार है अधिगम का। अब बेंड्यूरा से एक सवाल है, लर्निंग आपकी आती है, अच्छा ये बैच में भी रहती है ये वाली थ्योरी, ये हम करेंगे बेंड्यूरा, और गैने से भी सवाल पूछे हुए हैं, रॉबर्ट गैने, रॉबर्ट गैने, उस पर आएंगे अभी, उनसे और भी सवाल आते हैं, वो आज आपको पता चलेगा। एल्बर्ट बेंड्यूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे संबंधित है एल्बर्ट बंडूरा, निम्न में से किस अधिगम के सिद्धांत से या सिद्धांत से संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कितने, 48% लोग। कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हो गए कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी देख के, ये पियाजे इसके बारे में बात करते हैं, वाइगोत्स्की इसके बारे में बात करते हैं, है ना, इवन ब्रूनर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बेंड्यूरा इसके बारे में बात नहीं कर रहे। वो एससीटी बोलते हैं उसको, सोशल कॉग्निटिव थियरी बोलते हैं, ना कि कॉग्निटिव थियरी। एससीटी सोशल कॉग्निटिव या कॉग्निशन थियरी वो एक अलग कहानी है, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी नहीं है, लर्निंग की थियरी है इनकी, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास, दिमाग के विकास की थियरी नहीं है, वो पियाजे वाइगोत्स्की दे रहे हैं। बेंड्यूरा की थियरी जो बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट है उनका, कि कैसे बच्चे आक्रामक व्यवहार या अग्रेसिव बिहेवियर देख करके सीख सकते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि भाई एनिमल टाइप की मूवी जिसमें इतना मारधाड़ है वो बच्चे को मत दिखाइए, 18+ रेटिंग रखिए। क्यों? क्योंकि अभी उसका दिमाग इन्फ्लुएंस होने की कगार पे है, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और वो उसके लिए है नहीं, क्योंकि बच्चे अग्रेशन जल्दी सीखते हैं। जब वो जो अग्रेशन अगर वो दिख के एक जगह पे दिखाया है टीवी में बच्चों को, जहां एक डॉल को पंच किया जा रहा है, बार बार मारा जा रहा है, तो वो वही देखते हैं, वही सीख लेते हैं। दूसरी जगह पे प्यार करते हुए दिखाया जा रहा है, इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी भी कहते हैं। इसका जो तीसरा नाम है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, के आप देख करके सीखते हैं। बात सही है नहीं? क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी? राहुल उठ जाओ, सो गए हो। देखो एक बार, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी बिहेवियरल थियरी, बिहेवियरिज्म से आती है, लेकिन इसको बिहेवियरल थियरी नहीं कहते। साइकोसेक्सुअल थियरी आपकी फ्रॉइड की है, सिगमंड फ्रॉइड, वो भी यहां पे नहीं है। सोशल लर्निंग थियरी एसएलटी बोलते हैं इसको, कि सामाजिक अधिगम होता है दूसरों को ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशनल थियरी भी बोलते हैं, और सोशल कॉग्निटिव थियरी भी बोलते हैं, कि समाज में आपका जो दिमाग है उसका भी विकास होता है, वो भी आप सीखते हैं समाज में चीजें देख करके। तो ये इसके सारे नाम है, बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने और भी कई कॉन्सेप्ट दिए, किसी और क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर, जो दर्पण चित्र परीक्षण है वो किसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? मिरर ड्राइंग टेस्ट। अब ये आउट ऑफ सिलेबस कहेंगे इस सवाल को, उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी, थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे ना कि क्यों कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस, फटाफट से चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन 39% लोग कह रहे हैं क्रिएटिविटी। मिरर ड्राइंग टेस्ट रेट ऑफ लर्निंग के लिए होता है, ना कि क्रिएटिविटी के लिए, है ना। गलत जवाब। कि अधिगम की गति क्या है, रेट ऑफ किस रेट पे बच्चा सीख रहा है, ये मिरर ड्राइंग टेस्ट बताता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ये वो इंटरेस्ट, ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं। अधिगम की गति को, रेट ऑफ लर्निंग, किस रेट पे, किस दर पे लर्निंग हो रही है, ये मिरर ड्राइंग टेस्ट चेक करता है। मिरर ड्राइंग टेस्ट में क्या होता है, आप सामने देख ही रहे हैं, एक मिरर रखा जाएगा, उस मिरर में आपको कोई पिक्चर दिख रही होगी, जो इसमें दिख रहा है, मतलब नीचे एक चार्ट होगा, अब इस मिरर में देख के आपको इसको बनाना है। तो ये स्टार आप देखेंगे मिरर में, लेकिन हाथ चलाएंगे जैसे मैं सामने देखूं और कैमरा में, और
यहाँ पे हाथ चल रहा हो, इट्स लाइक मैंने 9 बनाया है, मिरर में 9 दिख रहा है वो देख करके। तो बच्चा कितना एक्यूरेटली बना पा रहा है मिरर में देख करके, दर्पण में देख करके, है ना, कितना एक्यूरेटली ये क्रिएट कर पा रहा है या बना पा रहा है, इससे उसका रेट ऑफ लर्निंग कि वो कितनी जल्दी सीखता है। वो एक बार में आप उसको दोगे तो हो सकता है समय ले या थोड़ा गड़बड़ बनाए, दूसरी बार में कम समय में, क्योंकि अब लर्निंग की प्रोग्रेस उसकी सुधर रही है, तो रेट ऑफ लर्निंग का पता चलता है। और हो सकता है कोई बच्चा एक बार में बहुत एक्यूरेट बना दे। तो किस गति से बच्चा सीखता है ये मिरर ड्राइंग टेस्ट बताता है। मिरर में देख के ड्रॉ कर रहे हैं आप, रेट ऑफ लर्निंग का इसमें पता लगता है, कितनी बार में कितना एक्यूरेट बना है उससे पता चलेगा कि क्या रेट ऑफ लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात हो रही है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट बताओ भाई। मिरर ड्राइंग टेस्ट को एक्चुअल में आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे, इसको कह सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्यों कहेंगे, क्योंकि वो लर्निंग से ही संबंधित था, तो उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे, नहीं कहना चाहिए। सेकंड ऑप्शन 48% लोग कह रहे हैं। देखते हैं, क्लाउड पिक्चर टेस्ट यानी क्लाउड्स की पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, किसी को क्लाउड में भूत दिखते हैं, किसी को क्लाउड में शेर दिखेगा, किसी को क्लाउड में कुछ और दिखेगा, वो आपको ड्रॉ करना है कि आपको क्या दिख रहा है। ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जो आपको क्लाउड में दिख रहा है, यानी वो आपके अनकॉन्शियस में क्या बसा हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप चीजों को देखते किस पर्सपेक्टिव से हैं, ये सब असेस करने के काम आएगा। तो ये व्यक्तित्व का परीक्षण है एज फार एज आई रिमेंबर, कि जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट का टेस्ट है ना। ये इंटेलिजेंस के लिए नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। जैसे ये क्लाउड जो है, क्लाउड की पिक्चर दिखाई जाएगी और इसको ड्रॉ करने को कहा जाएगा कि आपको क्या दिख रहा है। तो किसी को यहाँ पे उड़ता हुआ कबूतर दिख रहा होगा, किसी को प्लेन दिख रहा होगा उड़ता हुआ, इस बच्चे को डॉल्फिन दिख रही है ना। तो अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी का आकलन क्लाउड पिक्चर टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। बात सही है या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? नेक्स्ट पे चलें, बढ़ जाएं आगे। अब पर्सनैलिटी के क्वेश्चंस आजकल नहीं आते हैं, पिछले कम से कम 2 यूपी टेट में तो नहीं देखने को मिले हैं व्यक्तित्व के, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। बट अगेन मैं कह रही हूँ कुछ नहीं पता, क्योंकि पहले कई सारे सवाल आ चुके हैं, शायद 2017 में पूछा जा चुका है ना, और कई बार हुआ है ऐसा कि पर्सनैलिटी के कई सवाल आए हैं, तो वो मैं बैच में भी अपडेट करा दूंगी, पर्सनैलिटी एक्स्ट्रा में, है ना। और एक बार रीड करके जाने में कोई नुकसान नहीं है। हालांकि पिछले 2 पेपर उठा के देखोगे 2 साल के तो नहीं आ रहे हैं। तो ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेक्निक बोलते हैं इनको पर्सनैलिटी की, जिससे प्रक्षेपण यानी पता लगता है आपसे कोई और एक्टिविटी करा के कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की। जैसे राइटिंग से भी कई लोग पर्सनैलिटी को असेस करते हैं, कि कुछ लोगों की राइटिंग आपको एकदम साफ सुथरी दिखेगी, नीट, तो वो पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही होती है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी जो राइटिंग है वो मेरे टाइप की होती है, डॉक्टर टाइप की, तो कुछ ना कुछ उलझे हुए हैं, या वो अलग अलग तरह के असेसमेंट है, वो आपका जो असेसमेंट करने वाला व्यक्ति है, साइकोलॉजिस्ट है, वो बेहतर बताएगा। रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगेन ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही कहेंगे इसको, क्योंकि पर्सनालिटी का टॉपिक आपके सिलेबस में है नहीं एक्चुअल में। अगर आप देखेंगे सीटेट में, जितना सिलेबस मुझे याद है, मतलब याद क्या है एक्चुअल में ही है, तो 47% लोग 4th ऑप्शन ये आप सही दे रहे हैं कि रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट, इस पे भी सवाल आए हुए हैं, पर्सनालिटी का टेस्ट है, और पहले आए हुए हैं। लेकिन रिसेंट जो 2 पेपर हैं, रिसेंट भी बहुत पुराना है, क्योंकि हमें पता नहीं, अब तो अजर्शन रीजन भी दे दें इनका मन करे तो, क्योंकि रिसेंट पेपर कब हुआ था, 4-5 साल पहले हुआ था यूपीटेट का रिसेंट पेपर, 21 में आया था, जनवरी 22 में हुआ था। तो कहानी ऐसी है कि, लेकिन आप 22 वाला पेपर देखें या फिर 19 वाला पेपर देखें, उनमें पर्सनैलिटी के सवाल नहीं है, फिर भी आपको एक रीडिंग देनी चाहिए। इंटरेस्ट की जब हम बात करेंगे, मैंने एक यूपीटेट की पूरी सीरीज बनाई हुई है कई साल पुरानी, यूपीटेट इस पे आपको यूट्यूब पे देखनी हो तो, नहीं तो आप बैच में हैं तो फिर तो हम लेटेस्ट अपडेटेड पढ़ ही रहे हैं। बट जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं उनका मैंने बता दिया, सर्च कर लेना, एक पुरानी रीट और यूपीटेट की एक प्लेलिस्ट है, बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, 2019-19 की होगी, काम की है अभी भी। रुचि इंटरेस्ट के लिए नहीं, इंटेलिजेंस के लिए नहीं, एप्टीट्यूड के लिए नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट है, रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट। हरमन रॉर्शा ने इसको बनाया था। इसमें कार्ड्स यूज होते हैं अलग अलग, इंक ब्लॉट टाइप के। इंक ब्लॉट समझते हो, शाही धब्बा के परीक्षण कहते हैं इसको हिंदी में। तो आपको इस तरह के इंक ब्लॉट कार्ड्स दिखेंगे, कुछ टोटल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें आप देखेंगे 5 कार्ड होंगे वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, 2 कार्ड होते हैं या 3, आई थिंक 3 कार्ड होते हैं जो आपके ग्रे और रेड के बीच में, अभी हम डिस्कस करेंगे, और बाकी के 3 कार्ड, मतलब 2 कार्ड ग्रे और रेड, 3 कार्ड जो है बाकी बचे हुए 7 और 3 10, वो कलर्ड होते हैं। तो ये रॉर्शा इस तरह का इंक ब्लॉट टेस्ट, शाही धब्बा कुछ आपको दिखेगा एक शीट पे, और उसको देख के आपको बनाना है कि आपको क्या नजर आ रहा है उस शाही धब्बे को देख के, इंक ब्लॉट को देख करके। इससे आपकी पर्सनैलिटी का आकलन लगेगा। ये थोड़ा सा सिमिलर लगता है हमें, जैसा क्लाउड पिक्चर टेस्ट की हम बात कर रहे थे, क्लाउड से आपको क्या नजर आ रहा है। ये थोड़ा और डीप में है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कार्ड्स दिए जाते हैं और फिर असेस किया जाता है। ये भी पर्सनैलिटी का ही टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेक्निक बोलते हैं इसको पर्सनैलिटी की, मतलब प्रक्षेपण, जिसमें डायरेक्ट जवाब नहीं देना आपको। जैसे इंटरव्यू क्या है, थोड़ा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मेथड है कि डायरेक्ट। प्रोजेक्टिव क्या है, प्रोजेक्टिव में आपको इनडायरेक्टली पता लगेगा कि पर्सनैलिटी कैसी है। रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट, ये आपका, अगर आप में से किसी ने भी कभी भी सीडीएस एनडीए टाइप को एग्जाम दिया होगा, जो आर्मी वगैरह में बहुत यूज किए जाते हैं ये सारे पर्सनैलिटी के असेसमेंट्स, आपकी पर्सनैलिटी का आकलन के लिए, है ना, सीडीएस और इन सब में। रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट की अगर हम बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड कितने हैं, 5,
अलग अलग 5 कार्ड फिर आपको उससे ड्रॉ करना है, आइडिया लगाना है कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन क्या देते हैं। जरूरी नहीं ड्रॉ करना हो कि आप इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, इससे आपको देख करके क्या समझ में आ रहा है। ब्लैक और रेड कार्ड यानी 2 कलर कार्ड, इसको हम कहते हैं बायक्रोमेटिक बोलते हैं। वो मोनोक्रोमेटिक है, उसमें कोई कलर है ही नहीं, और ये मल्टी क्रोमेटिक कह लो, मल्टी कलर्ड कार्ड हैं 3। टोटल 10 कार्ड्स होते हैं एक प्लॉट में। ये भी पूछ लेता है कई बार, अगर पूछना हुआ पर्सनैलिटी का सवाल तो कायदे में बनता नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। हरमन रॉडशाह नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने, उन्हीं के नाम पे है रॉडशाह इंक ब्लॉट टेस्ट, है ना, शाही धब्बा परीक्षण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मैं एक बार आप लोगों की चैट देख लेती हूँ, अटक गई है। हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ लर्निंग, उस पर आएंगे, अभी लास्ट में आएगा सवाल है, डोंट वरी। वो भी आता है लर्निंग का एक सवाल, मैंने उन सवालों को छोड़ा ही नहीं है जो बार बार पूछे जाते हैं। और टॉपिक्स क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है तो आपको चिंता नहीं होगी, इसलिए मैंने कहा है कि 150-200 सवाल अगर आप मेरे साथ कर लेंगे मोर देन इनफ हो जाएगा यूपीटेट सीडीबी के लिए, चाहे आप लेवल 1 के लिए जा रहे हो, लेवल 2 के लिए जा रहे हो। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका डिस्कशन बहुत जरूरी है और वो रिपीटेडली पूछा गया है, वो मैं आपको बता दूंगी। इट इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, जैसे ये भी बड़ा इनका फेवरेट सवाल है यूपीटेट में, कई बार पूछ चुके हैं अलग अलग तरीके से। पेपर 1 में अलग दिख जाएगा, पेपर 2 में अलग दिख जाएगा। कौन सा कॉज नहीं है भूलने का? उसे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तो क्या क्या कॉज नहीं है? क्योंकि डिजायर थी याद रखने की। भूलना चाहोगे तब तो भूलोगे, समझ रहे हो? 60% लोग समझ रहे हो विनोद? डिजायर टू रिमेंबर जो है ये कॉज नहीं है, इसकी वजह से भूल नहीं सकते आप, कि आपकी स्मरण करने की इच्छा है, याद रखना चाहते हैं आप किसी को, तो इसकी वजह से किसी को भूल जाएंगे क्योंकि याद रखना चाह रहे हैं, डिजायर है आपकी याद रखने की। तो ये रीजन नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रीजन हो। डिजायर है तो हो सकता है भूलने में भी दिक्कत हो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यदि है, मानसिक द्वंद है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है, स्ट्रेस में अगर आप जी रहे हैं, आपकी मेमोरी प्रभावित होती है 110%। बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बात बता सकती हूँ, है ना। और मतलब डेथ के केस में या स्ट्रेस के केस में मेमोरी आपकी इंपैक्ट होती है। आफ्टर माय फादर आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, और वो वापस रिकवर भी हुई काफी हद तक। अभी भी थोड़ा स्ट्रगल है क्योंकि जिसकी मेमोरी शार्प है उसको पता लगता है कि बहुत, या आप वैसे भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं, एज के साथ भी थोड़ा अंतर आता है, बट वो मतलब एज तो अभी हुई नहीं उतनी कि इसकी वजह से हो। तो एक्सपीरियंस, मानसिक द्वंद, अगर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजर रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, या घर में कोई घटना, है ना, जीवन में कोई घटना, ब्रेकअप भी हो सकता है, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से फॉरगेटिंग होता है, यानी विस्मृति या भूलना की जो दिक्कत है वो हो सकती है। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिमेंबरिंग, याद रखने के तरीके ही आपके दोषपूर्ण हैं। आपको सिंपल टेक्निक बताई हुई है भाई, प्याजे की थ्योरी में SPCF सिंपल याद रख लो, लेकिन आपने पूरी कहानियां बना बना के याद रखा हुआ है, तो वो फॉल्टी मेथड ऑफ या टेक्निक जो है वो याद रखने की अच्छी नहीं है। चीजों को एसोसिएट करके एक दूसरे से जोड़ के याद रखना होता है। पूरी सीडीपी में आप कुछ भी पूछते हैं तो आंख बंद करके बता देती हूँ, आपको शॉर्टकट्स भी बता देती हूँ कि सीडीपी में कौन सा शॉर्टकट कहाँ काम आएगा, ये हमने इसको यूज किया है ना, हमेशा से। तो ये फॉल्टी मेथड में नहीं आएगा, ये हेल्पफुल मेथड है याद रखने का। लेकिन डिफेक्टिव मेथड ऑफ रिमेंबरिंग क्या हो सकता है? आपको की पॉइंट्स याद रखने थे, आपने कहानियां बनाई हुई हैं, की पॉइंट्स भूल जाते हैं, पेपर में फिर सॉल्व नहीं होते। अंडर लर्निंग, आपने उतना सीखा ही नहीं, रिवाइज नहीं किया, उतना एफर्ट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन नहीं किया, तो भी भूल जाओगे पेपर में। मानसिक द्वंद है तो भी भूल जाओगे, है ना। तो ये यहाँ पे स्मरण रखने की, स्मरण करने की जो इच्छा है, इससे हमने आज तक कोई भूलते हुए नहीं देखा, है ना। अगर याद रखने की इच्छा है तो नहीं भूलोगे, रिवीजन करते हो, बार बार याद रखना चाहते हो तो नहीं भूलो, ये कोई कारण नहीं है। इसके बावजूद भूल जाओ बात अलग है, लेकिन ये कोई कारण नहीं है भूलने का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। द साइंस विच, अब ये भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन कहेंगे इसको, एकदम शायद 2017 या 16 में आया हुआ है। मेरा मन किया क्योंकि सभी तरह के सवाल हम कर लें, थोड़ा आपको आइडिया हो कि एक दो सवाल इधर उधर के आ जाएं, तो आप घबराएं नहीं, आप सॉल्व कर लें अपना थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के, क्योंकि सारे सवाल ऐसा नहीं होता कि आप अगर आउट ऑफ सिलेबस एक आध क्वेश्चन आ भी रहा है तो आप कॉमन सेंस भी ईश्वर ने आपको दिया है कि इतनी सब कुछ आप पढ़ के गए हैं, है ना, बाकी सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आंसर यही है, इन्हीं 4 ऑप्शंस में छिपा हुआ है, कोई अलग से तो आपको लिखना नहीं है 1 वर्ड में, है ना। चलो खैर बताओ फटाफट। यार हमें लग रहा था ये शॉर्ट जवाब हैं या छोटे छोटे सवाल हैं, बट 15 क्वेश्चन में ही 1 घंटा निकल गया है। स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे, देखना। 59% लोग डी कह रहे हैं। द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, यानी एकत्र करना डेटा को, क्लासिफाई करना, प्रेजेंट करना, कंपेयर करना, एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा, इज कॉल्ड, सिंपल है, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको। पहले तो मीन वगैरह का भी एक आध सवाल आया हुआ है, बट उस समय आपको पढ़ना नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब ये सवाल देने का कोई सेंस बनता है, 10 साल पुरानी बात हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए एक आध सवाल तो थोड़ा कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर पाएं कि एवरेज होता है, मीन, इसलिए मैंने सवाल डाल दिया है। सांख्यिकी कहते हैं कि जहां पे आप संख्याओं को एकत्र कर रहे हैं या संख्यात्मक डेटा को एकत्र कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, स्टेट्स के हिसाब से आप देख रहे हैं कितने परसेंट। जैसे पेडागोजी में इसलिए पूछा जाता है कई बार, जैसे आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है तो उसमें 60% लोग एवरेज IQ रखते हैं, इसके लिए प्रॉपर एक मीन, मोड, मीडियन, वो सारे पूरे फॉर्मूले लग के एक बेल कर्व बनता है, इतने सारे लोगों पे सर्वे हुआ है, फिर पाया गया कि ये जो 60% पॉपुलेशन है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं उसको, NPC, उसमें के 60% जनता का IQ एवरेज है, लगभग लेस देन 2% लोग हैं जो गिफ्टेड IQ रखते हैं, लेस देन 2% लोग हैं जो रिटार्डेड की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टैट्स का यूज होता है कई बार रिसर्च में, इसलिए ये सवाल पुराने जमाने में D2+ में भी पूछ लिए जाते थे, यानी पुराना जमाना एज इन 8-10 साल पहले।
आजकल नहीं आते हैं, बट मेरा मन किया कि क्या पता यूपी टेट का पेपर है, क्या मन कर जाए उनका देने का, पहले तो आ ही चुका है। तो ज्योमेट्री मैथमेटिक्स से प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे, वो तो किसी चीज़ के अकरेंस की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स में आ गया। ठीक है, इस पर ज़्यादा चिंता नहीं करनी, बट अगर एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स दिख जाए तो आपको कॉमन सेंस का प्रयोग कर लेना है। हु हैज प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ इनसाइट। इनको इनसाइट की थियरी से भी बहुत प्यार है, एक सवाल बिल्कुल सिंपल सा दे ही देते हैं, मैंने देखा है 2 बार तो कम से कम, है ना। ये लर्निंग के ही चैप्टर में आता है, थियरी ऑफ इनसाइट, अभी कुछ दिन पहले हमने बैच में पढ़ा भी था। हु हैज प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ इनसाइट, और अभी एक सवाल आएगा कि इनसाइट की थियरी से कहना क्या चाहते थे वो व्यक्ति जिन्होंने ये थियरी दिया, मैं बता दूंगी तो आपको आंसर ही पता लग जाएगा। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सही जवाब आप लोग दे रहे हैं 73% लोग, और इसका एग्जैक्ट नाम भी आप मुझे बताओगे, क्योंकि गेस्टॉल्ट वादियों में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर थियरी दी है। गेस्टॉल्ट वाद तो वो संप्रदाय है जिसके अंदर वो व्यक्ति आते हैं जिन्होंने ये थियरी दी है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि यहां सही ऑप्शन लिखा नहीं था, जिनको हम कोहलर कहते हैं, वोल्फगैंग कोहलर। तो हेगार्टी का तो अलग एक काम है अपना, इस पे कॉग्निशन से रिलेटेड एक स्पेशल कॉग्निशन करके एक ब्रांच है जो आपके सिलेबस में है नहीं, कि दिमाग दिशाओं पे कैसे काम करता है, प्रोसेस करता है, उसकी थियरी है इनकी, नन ऑफ आवर बिजनेस। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट यानी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, जिसमें 3 नाम महत्वपूर्ण है, और जो इनसाइट की थियरी है, सूझ का सिद्धांत है, वो कोहलर ने दिया है। इनका एक बहुत फेवरेट चिंपैंजी था जिसको सुल्तान कहते थे। ये रे सुल्तान वाला सुल्तान नहीं है आपका मूवी वाला, ये सुल्तान एक चिंप है, एक चिंपैंजी है। चिंपैंजीज को यानी वन मानुषों को हम क्लोजेस्ट कजिन मानते हैं ह्यूमंस का, यानी उनका डीएनए और स्ट्रक्चर जो है बहुत काफी हद तक सिमिलर है हमसे, तो इंटेलिजेंट मानते हैं हम उनको, अपने जैसा, है ना, खुद की तारीफ कर ही लेते हैं ह्यूमंस। तो ये जो चिंप है सुल्तान, इसने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई इनसाइट के माध्यम से, कि मेंटोस यानी दिमाग की बत्ती जलती है हमारे, हम किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं, आइडिया नहीं आ रहा होता, फिर अचानक से आइडिया आता है जब हम पूरी प्रॉब्लम को समझते हैं और सॉल्यूशन उसका आ जाता है, क्लिक कर जाता है। तो ये जो क्लिक करना है इसको इनसाइटफुल लर्निंग थियरी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कहते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान या इवन साइकोलॉजी, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें पता नहीं है, इनकी वोकैबुलरी अलग है, आपको बस समझना है, जानते हैं आप पहले से, आप जीवन में प्रयोग की हैं ये सब चीजें, ठीक है, तो ज्यादा डरना नहीं है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर, तो इनका तो कोई बनता ही नहीं है। हेगार्टी को आप जानते नहीं है, स्पेशल कॉग्निशन पे इन्होंने काम किया है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ही आंसर है। दूसरा सवाल पूछा है उसमें कुछ और बता देंगे, उसमें ऑप्शन दे देंगे किसने दिया है, तो वो सवाल ही मैंने रखा नहीं है, उसमें कोहलर का ऑप्शन सीधा सीधा है। एक और सवाल है जो हम आगे चल के करेंगे, वोल्फगैंग कोहलर। कैनरी आइलैंड पे ये थियरी बनी, जर्मनी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आइलैंड है, टापू जिसको बोलते हैं, जहां चारों तरफ जो है पानी है, 3 तरफ से पूरा जो पानी पानी, आइलैंड पे आप हैं, चारों तरफ पानी होता है, 3 तरफ पानी होता है, हाँ, तो बीच में आइलैंड है ना, हाँ, तो वो वाला आइलैंड नहीं है ये, एप्स्टीन टाइप का, ये कैनरी आइलैंड है जहां कुछ काम की चीजें हुई। सुल्तान द चिंप सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो इसको दिखाया है हमने एक थोड़ी क्रिएटिव इमेज के माध्यम से, कि मान लेते हैं कि ये सुल्तान चिंपैंजी है और उन्हें इसे एक प्रॉब्लम दी जाती है, क्योंकि जो वोल्फगैंग कोहलर थे वो फंस गए थे आइलैंड पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात है जब ये थियरी निकल के आई, और इंसान होता है बोर, और बोर होता है तो वो कुछ नया क्रिएटिव करता है, तो उन्होंने सोचा एक थियरी बना लूं, है ना। तो वहां से जो है इस थियरी का निर्माण हुआ, कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चिंपैंजी जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पा रहा है। तो प्रॉब्लम है कि सीलिंग से बनाना को लटकाया गया, चिंपैंजी ने सोचा यार क्या करूं क्या करूं, चिंपैंजी के पास 1-2 बॉक्स हैं, और खुद से डायरेक्ट देखा तो आइडिया, अब वो सोच रहा है कि क्या करूं, अब उसके दिमाग में आया यार इसको पलट के देखूं, इसको सीधा करके देखूं, हाँ, तो उसको आइडिया आया, बल्ब जला उसके दिमाग में, जब उसने सोचा कि ये ऐसे तो काम नहीं करेगा, कुछ और भी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। अब ये इस पे चढ़े भाई साहब और केले उठा लिए। अब ये जो इंसाइट है कि प्रॉब्लम थी सामने, फिर थिंकिंग की, चारों तरफ पूरा एक परसेप्शन बनाया दिमाग में, एज अ होल देखा सिचुएशन को, ये गेस्टाल्टवादी कहते हैं। गेस्टाल्ट वर्ड का मतलब ये है एन ऑर्गेनाइज्ड होल, यानी एक कंप्लीट होल, कि आप प्रॉब्लम को संपूर्ण तरीके से देखो, फिर पार्ट्स में डिवाइड करने की बात बाद में आई मीन्स एंड एनालिसिस की। तो जब आप एज अ होल देखते हो प्रॉब्लम को, मीन्स एंड एनालिसिस इसके बारे में नहीं है, जब एज अ होल देखते हो तो आपका दिमाग कंप्लीट इमेज बनाएगा दिमाग में, और थिंकिंग प्रोसेस से एक आइडिया आएगा, जिसको इंसाइट कहते हैं, सूझ कहते हैं, इसको यूरेका कह सकते हो, एपिफेनी मूवमेंट भी कहते हैं हम इसको, तो ये सब नाम है जो याद रख सकते हो आप, है ना। तो सॉल्यूशन आ गया। तो सडन सॉल्यूशन इज द रूल इन दिस थियरी, कि अचानक से आपको सॉल्यूशन आता है, ये गेस्टाल्टवादी या इंसाइटफुल लर्निंग में कहा जाता है कि सडन सॉल्यूशन, अचानक से आपको चमकता है आइडिया, बुझाता है कि हाँ भाई ये किया जा सकता है, ये कर सकते हैं, है ना। इसमें गेस्टाल्टवाद में 3 लोगों का नाम महत्वपूर्ण है। फादर ऑफ गेस्टाल्ट, ये भी एक बार पूछ चुके हैं आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है, फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, तो एक व्यक्ति हैं जिनको वर्दीमीर हिंदी में कह देते हैं, नहीं तो वर्टहाइमर कहते हैं, ये फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हैं। इसके अलावा इसी से संबंधित ये थियरी है इंसाइटफुल लर्निंग, जिसको दिया किसने है, कोहलर ने। और कोफ्का नाम के एक और व्यक्ति हैं जो इसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, कोफ्का, गेस्टाल्टवाद से ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका दिस पर्सन कर्ट लेविन, वो भी इससे जुड़े हुए हैं, इन्होंने फील्ड थियरी दी है, आते नहीं है पेपर में, तो आप इससे बच सकते हैं, बट ये 4 नाम हैं जो जुड़े हुए हैं, वर्टहाइमर, कोहलर, कोफ्का और कर्ट लेविन, ठीक है जी। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ये इनसे कई बार इस तरह से भी सवाल बन जाता है कि एक
साइकिल या बाइक का जो साइड मिरर है वो अपने आप में कंप्लीट है, और बाइक दोनों साइड मिरर के साथ भी कंप्लीट है, और वो हटा के भी। तो ये एज अ होल देखना, यानी गेस्टॉल्ट की बात हो रही है, परसेप्शन की बात हो रही है कि आप चीजों को देख के दिमाग में क्या इमेज बनती है, ये परसेप्शन पे बात करते हैं, अनुभूति पे बात करती है गेस्टॉल्टवाद या इनसाइटफुल लर्निंग। जैसे थियरी ऑफ इनसाइट में ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि आपका मन है कि आप इस मोमबत्ती को दीवार पे लगाना चाहते हैं। अब ये मोमबत्ती लाए, माचिस लाए, लेकिन आप दीवार पे टांगना चाहते हैं ताकि रोशनी ज्यादा हो। मॉडर्न डे की प्रॉब्लम्स नहीं है, बट जब हम छोटे थे गांव में थे तो ये सब समस्याएं होती थी, लालटेन, लैंप, मोमबत्ती, है ना। तो इसको कैसे टांगा जाए कि रोशनी थोड़ी ऊपर तक जाए। अब दिमाग में आया भाई कील लेके आते हैं, क्या कह रहे हो, पहले तो अंधेरा मिटा लो, बाद में कील ले आना। कील लेके आते हैं, इसको लगाया और ये बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, मैच बॉक्स का निकाल करके इसको माचिस के इसमें से, और यहाँ पे कील के साथ लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे जुगाड़ आप करते हो जीवन में, इसी जुगाड़ को इनसाइट कहते हैं, अंग्रेजी में फैंसी टर्म है इसका, कि इनसाइट के आपको अचानक से आइडिया आया किसी सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का, क्योंकि आपके दिमाग में कॉग्निटिव थिंकिंग चल रही थी। क्रिएटिविटी से भी जुड़ा हुआ है कि नए नए जो आविष्कार या नए नए आइडियाज इनसाइट में आते हैं। चलिए एक सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, फटाफट से आप बताएंगे। हाँ, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम और एज ग्रुप कितना 6 to 14 ईयर्स हैज बीन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज व्हाट आर्टिकल। तो 86th अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं, यानी 86वां संविधान संशोधन 2001 में ये हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पे बात की गई। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और निःशुल्क शिक्षा। अभी जब यूपी में स्कूल बंद हो रहे थे तो इस पे हमने बहुत बात की थी, या सवाल भी उठाए थे, लोगों ने भी सवाल उठाए थे कि भाई ये तो आरटीई का उल्लंघन हो जाएगा ना, कि आरटीई कहता है कि इस घर से 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, यानी प्राथमिक विद्यालय 1 से 5वीं कक्षा तक का, घर से 3 किलोमीटर के दायरे में एलिमेंट्री स्कूल होना चाहिए, यानी 6th to 8th क्लास तक की शिक्षा, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। इवन 25% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी प्राइवेट स्कूल्स में भी कोटा होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। और सरकारी विद्यालयों की बात करें तो 6 से 14 वर्ष की तो शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है, यानी कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी, कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, और कंपलसरी है। पेरेंट्स भी चाहें तो बच्चों घर में नहीं रख सकते। 6 से 14 वर्ष यानी पहली से 8वीं की कक्षा फ्री होगी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाह रही है कि इसको प्री स्कूल से लागू कर दें। इसमें भी अगर डिसेबल्ड बच्चा है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए आयु जो है, आयु सीमा 6 से 18 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना। ये आर्टिकल 45 में पहले कहा जाता था कि 14 वर्ष तक की शिक्षा को आप फ्री रखो, लेकिन बाद में जब ये 86 अमेंडमेंट हुआ तो आर्टिकल 45 ECCE के बारे में बन गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जो आपका प्री प्राइमरी जिनको बच्चा बोलते हैं हम, या फिर प्ले वे वाले बच्चे बोलते हैं आंगनवाड़ी, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो आर्टिकल 45 यहाँ नहीं लागू होगा, यहाँ आर्टिकल 21A आएगा। बात क्लियर है, होपफुली क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। वैसे RT 2009 बोलते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। बहुत प्यारा सवाल है। पूर्व अनुभव के आधार पर, यानी जो पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं उसके बेसिस पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, यानी जो सेंसेशन आपको फील हुई है उसको आपने मीनिंग दिया है कि ये तो पहले भी हुआ है, तो ये वाला पेट में दर्द जो पहले हुआ था तो ये वाली बीमारी हुई थी, है ना। या फिर आप एक परसेप्शन क्रिएट करते हो कि भाई ये पीरियड्स का पेन है, या ये डिफरेंट पेन है, ये लेबर पेन है, व्हाटएवर, कोई और भी चीज हो सकती है इसमें, ऐसा नहीं है सिर्फ एकमात्र पेन ही का अनुभव है। कि गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन, जो भी सेंसेशन है, अब वो प्लेजरेबल सेंसेशन हो सकती है, पेनफुल सेंसेशन हो सकती है ना, अनुभूति या संवेदना, उसको आप मीनिंग दे रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे। आपको पता है जलने का सेंसेशन कैसा होता है, तो आपको पता है जिस तरह का सेंसेशन हुआ उस बेसिस पे आप कहेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह का दर्द आपको है, तो आपको डॉक्टर ऐसा लग रहा है जैसे पिन चुभ हो रहा हो कोई। अब ये क्या है, ये आपने अपनी सेंसेशन को एक मीनिंग प्रदान किया, यानी ये आपका परसेप्शन है। डॉक्टर के मेडिकल लैंग्वेज में उसको कुछ और बोलते होंगे। तो जब हम सेंसेशन को, यानी अपने 5 सेंसेस से जो भी एक्सपीरियंस हमने किया है, चाहे वो देख करके किया हो, सुन करके किया हो, स्मेल करके किया हो, टेस्ट करके किया हो, टच करके किया हो, वो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां एक इमेज, जब उन सेंसेशंस को एक इमेज की फॉर्म हम दे रहे हैं, वो परसेप्शन कहलाता है। ठीक है, ये परसेप्शन की बात आपकी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में भी होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान, या फिर इसको आप अनुभूति भी कह सकते हो। तो आपकी सेंसेशन जो आपके 5 सेंसेस से गई, उससे आपने एक प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो स्टोरी सुनाई खुद को, या मीनिंग दिया। स्टोरी का मतलब यहां अर्थ से है कि मीनिंग दिया आपने, कि कोई व्यक्ति आपको दिखा कि ये ऐसा दिखता है, पुलिस उसका चार्ट बना रही है, मीनिंग दे रहे हो सेंसेशन को, जो भी आपने अपने 5 प्रीवियस नॉलेज के आधार पे एग्जैक्टली। तो इमेजिनेशन में सिर्फ कल्पना होती है, जरूरी नहीं आप सेंसेस के बेसिस पे, सेंसेशन के बेसिस पे मीनिंग दो। इमेजिनेशन में तो आपका जो मन करे आप अपने आप को ऋतिक रोशन समझ लो, मतलब कुछ और भी समझना हो वो भी समझ लो, जस्ट एक एग्जांपल है, समझ जाते हो आप मूवीज के एग्जांपल से। मोटिवेशन तो अभिप्रेरणा है, सेंसेशन तो ये सेंसेशन के बेसिस पे जो दिया है वो बात हो रही है, तो सेंसेशन तो इसका जवाब हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, ये इंस्टिंक्ट पे भी सवाल कई बार आया हुआ है। रीसेंट
जो पेपर हुआ है उसमें नहीं आया 21 वाले में, लेकिन क्योंकि प्रीवियसली आया हुआ है तो यू नेवर नो कब आ जाए, तो थोड़ा सा बस ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इतना ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद, आई थिंक आया हुआ है 21 में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक सवाल है जो इंस्टिंक्ट के अराउंड है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, सवाल का जवाब दो फटाफट, गुड गर्ल गुड बॉयज की तरह जल्दी से जवाब दो, इधर उधर की बात मत करो। हम तो बहुत स्लो चल रहे हैं यार, मुझे तो लगा था यूपी टेट के सवाल हैं और फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंदी है ही नहीं है पढ़ने में, बट मैं क्या करूँ, इतना डेटा है मेरे दिमाग में बताने को, मैं कंट्रोल कर रही हूँ तब भी समय लग रहा है। कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, उससे नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है, थोड़ा समय लग जाएगा, क्या बात होगी। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, मैकडूगल के अकॉर्डिंग एवरी इंस्टिंक्ट, हर एक मूल प्रवृत्ति, देखिए मैकडूगल एक व्यक्ति है जिन्होंने इंस्टिंक्ट और इमोशन पे काम किया है, इन्होंने 14 इंस्टिंक्ट्स बताए हैं ह्यूमंस में, 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उन 14 हर एक 14 से यानी हर एक मूल प्रवृत्ति से एक इमोशन संवेग जुड़ा होता है। जैसे ही कॉम्बैट की बात करते हैं, जो युद्ध वाली प्रवृत्ति है हमारे अंदर, उससे आक्रोश जुड़ा हुआ है यानी एंगर, है ना। सेक्स क्या है, इंस्टिंक्ट है, लस्ट इमोशन जुड़ा हुआ है इससे। जो पेरेंटिंग का एक इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर जिससे लव जुड़ा हुआ है। आप उल्टा सोच रहे होंगे, वैसे नहीं होता, ठीक है। कहना क्या चाहते हैं कवि, कवि कौन है यहाँ पे, मैकडूगल, वो कह रहे हैं हमारे अंदर इंस्टिंक्ट क्या होता है, मूल प्रवृत्ति है, सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता, सभी जीवों में इंस्टिंक्ट पाए जाते हैं। जैसे बिल्ली के अंदर भी एक इंस्टिंक्ट है, उसको पता है कि वो इजीली गिरेगी नहीं, जंप करके कहां से कैसे निकल जाना है ना। डॉग्स के अपने इंस्टिंक्ट हैं, बहुत उनकी वैसे वाली नींद होती है बिकॉज ऑफ इंस्टिंक्ट ओनली। हमारे अपने इंस्टिंक्ट हैं, हम कहते हैं हमारी इंट्यूशन फील हो रहा है, ये वो 50 और तरह की बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं 14। ह्यूमंस के इन्होंने यानी मनुष्यों में इन्होंने 14 इंस्टिंक्ट बताए हैं और 14 इमोशन बताए हैं। हर एक इंस्टिंक्ट से, हर एक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग है, एक भावना है। तो मैकडूगल एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद इमोशन, ये क्या है अभी डिस्कस करेंगे, सेंसेशन से नहीं, थिंकिंग से नहीं, कॉग्निशन से नहीं, इमोशन से। हर एक इंस्टिंक्ट हमारे अंदर संवेग लेकर के आता है, एक इमोशन से जुड़ा हुआ है, एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद एन इमोशन। तो ये मल्टीपल टाइम्स इंस्टिंक्ट पे और मैकडूगल पे सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इतना इस पे जोर डाल रही हूँ। ये 14 इंस्टिंक्ट है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, एक बार नजर मार लेना, याद तो नहीं कर पाओगे, कितना याद करोगे, बट कोशिश करना याद कर पाओ, क्योंकि डायरेक्ट सवाल भी पूछा हुआ है कि एक इंस्टिंक्ट का नाम दिया हुआ है और पूछा है कि एसोसिएटेड इमोशन बताओ इससे, ठीक है। तो 14 प्रवृत्तियां हैं, मनुष्यों की बात हो रही है, वैसे इंस्टिंक्ट्स जो हैं अलग अलग जानवरों में या पशुओं में या हर एक जीव में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के इंस्टिंक्ट, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप कॉम्बैट या पग्नेसिटी की बात करते हैं, तो आक्रामकता का एक इंस्टिंक्ट है, प्रवृत्ति है हमारे अंदर, ये एंगर इससे एसोसिएट होता है कि भाई आपको जोश वाली, आपको आर्मी की मूवी उठा के देख लीजिए, अब जहां युद्ध की प्रवृत्ति की बात होगी तो क्रोध काम आता है, वो क्रोध का यूज है हमारे अंदर, जो इमोशन है एंगर, विच इज रिलेटेड टू दिस इंस्टिंक्ट कॉल्ड कॉम्बैट। तो ये हमें हेल्प करेगा अगर सही जगह पे एंगर है तो। कॉम्बैट से जुड़ा हुआ है एंगर। रिपल्शन जिसको घृणा बोलते हैं, डिस्गस्ट या हेट, अगर आप घृणित महसूस कर रहे हैं किसी के प्रति तो डिस्गस्ट या हेट का भाव आएगा इस इंस्टिंक्ट की वजह से। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से एक इमोशन जुड़ा है, वंडर का, आश्चर्य का, ठीक है। लाफ्टर से जुड़ा हुआ है अम्यूजमेंट, ऐसे ही आपके कंस्ट्रक्टिवनेस, रचनात्मकता से जुड़ी हुई है, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस, कुछ नया करने की जो चाह है, वो हमारे अंदर एक कंस्ट्रक्टिवनेस का इंस्टिंक्ट है जिससे ये इमोशन जुड़ा हुआ है, रचनात्मकता का। तो ऐसे ही 14 इंस्टिंक्ट हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां और हर एक से जुड़ा हुआ है एक इमोशन, जिसकी बात मैकडूगल करते हैं। अब एक और सवाल इस पे देख लीजिए, आया हुआ सवाल है, दोनों आए हुए सवाल हैं, एक और सवाल करेंगे अभी, है ना। बताइए फटाफट से, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज फाउंड इन, मुख्य विशेषता क्या है बेसिक इंस्टिंक्ट की, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है, यानी बेसिक इंस्टिंक्ट की एक विशेषता है, ये दिल में आता है, समझ में नहीं, मजाक कर रही हूं कि ये सब में होता है, चाहे आप ह्यूमन हो, एनिमल हो, है ना, कोई भी जीव, जो भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है धरती पे, उन सब में बेसिक इंस्टिंक्ट्स पाए जाते हैं। तो बेसिक इंस्टिंक्ट का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज इनबॉर्न एंड नेचुरल। आपने इसको बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी आप में इनबिल्ट है, ठीक है। तो सभी प्राणियों में तथा सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होते हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, तभी मूल प्रवृत्तियां कह रहे हैं इनको कि बेसिक हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, हमारे स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है, हमारा जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है कि इंस्टिंक्ट्स होंगे। तो ये हर एक प्राणी में है, ये इनकी खास बात है, तभी मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। मनुष्यों की अलग होंगी, डॉल्फिन्स की अलग होंगी, डॉग्स की अलग होंगी, ठीक है, इंस्टिंक्ट्स जो हैं। ओनली इन कैट्स एंड रैट्स नहीं भाई, सिर्फ आर्टिस्ट में पाया जाएगा, ओनली इन ह्यूमन बींग्स नहीं, सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक नेचुरल है, इनबॉर्न है। यू हैव लाफ्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट वाज नाइस टू सी यू। यार मैं ना ये माइग्रेशन एक तो इतने लोगों से माइग्रेशन सुन चुकी हूँ, माइग्रेन से इतनी पीड़ित हूँ पिछले कुछ टाइम से, और अभी ये वापस आ गया, बीच में ठीक हो गया था, दवाई तो चली रही है, तो उसकी वजह से लोड पड़ता है, बोलते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे इंजन पे लोड आ रहा हो, वैसे वाली स्थिति हो जाती है। तो क्योंकि छुट्टी अभी और नहीं कर सकती, कल भी मैंने ऑफ इसीलिए रखा था, अब कल के बाद तो मैं कल रात को जा ही रही हूँ 8-10 दिन के लिए छुट्टी पे, तो थोड़ा आराम भी हो जाएगा, क्योंकि पिछले जब से सीटेट आया तो थोड़ा काम मैं ज़्यादा कर रही हूँ, वापस से एक्टिव हो गई हूँ,
मन भी लग रहा है इस बार, तो उसके चलते ये पिछली बार की ऑफलाइन क्लासेस से शुरू हुई है कहानी और अभी मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वैसा सा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल कोशेंट फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन? बताइए फटाफट से बताइए। इतने में 2 घूंट जिंदगी, आई मीन पानी 2 बूंद जिंदगी की होती थी ना बचपन में, वो पोलियो की ड्रॉप का ऐड करते थे अमिताभ बच्चन जी। इंपॉर्टेंट है भाई, प्रीवियस ईयर को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, इतनी बार जो है आ चुका है और रिपीट होते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है। अगर प्रीवियस ईयर पे आपकी अच्छी पकड़नी है तो भूल जाइए कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर कर पा रहा है इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नया सवाल भी कर पाएगा वो। चलिए थर्ड ऑप्शन 54% लोग कह रहे हैं साइरल बर्ट के जो एजुकेशनल कोशेंट है, ईक्यू बोलते हैं इसको, ये वो वाला इमोशनल कोशेंट नहीं है, वो इमोशनल कोशेंट ईक्यू अलग होता है ना। आईक्यू अलग है, वो बुद्धि का कोशेंट है, वो इमोशंस का कोशेंट है ईक्यू जो इमोशनल इंटेलिजेंस से भी जुड़ा हुआ है। दिस इज डिफरेंट देन दैट। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा, साइरल बर्ट या सिरल बर्ट आप हिंदी में कह लीजिए, ये कहते हैं कि एक एजुकेशनल कोशेंट है या एजुकेशनल एज है बच्चे की, और एक उसकी वही जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है वो है, गुणा कर दो 100 से और आ जाएगा इसका रिजल्ट। बेसिकली मैं आपको आसान भाषा में कहूं कि बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं, पिछड़े बालक कौन होते हैं, जो अपनी एज में जितना उनको आना चाहिए उतना नहीं आता अपनी क्लास के या अपने लेवल के अनुसार। कि 5वीं क्लास का बच्चा लिखना पढ़ना नहीं आता, जितना उस एज में जो एजुकेशनल एज थी, जो जितना आना चाहिए था उतना नहीं आता, उससे पीछे है। अब इसका रीजन ये नहीं कि लो आईक्यू है इसीलिए, इसका रीजन और 50 हो सकते हैं, आईक्यू भी हो सकता है पिछड़े होने का रीजन, बट सही मेथड से नहीं पढ़ाया गया हो, एनवायरमेंट ठीक नहीं हो, मौका ना मिला हो पढ़ने का पहले, बैकग्राउंड की वजह से हो सकता है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, 50 रीजन हो सकते हैं एजुकेशनल बैकवर्डनेस के, जिसको साइरल बर्ट ने दिया है। एजुकेशनल एज अपॉन में वही आपकी वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज जो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट? एक अच्छे परीक्षण, अच्छे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, एक अच्छे परीक्षण, टेस्ट भी अच्छा है कि नहीं है वो उसके लिए भी गुण लगते हैं, जैसे व्यक्ति के अच्छे होने के लिए भी विशेषताओं की बात होती है। तो एक गुड टेस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें से पूछा है कौन सा नहीं है, यानी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डिफरेंट, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है या नहीं है। नॉट लिखा हुआ है, अब आप जल्दी में वैलिडिटी आंसर मत करके भाग जाइएगा, क्योंकि नॉट पूछा है। नॉट वाले क्वेश्चन, लीस्ट वाले क्वेश्चन, ये सब ध्यान से करने होते हैं। तो आप लोग कह रहे हैं 22 का ए, आग जला के, नाम है इनका राजपूत, और गौरव क्या कह रहे हैं, अंजलि यादव से बात कर रहे हैं वो। गौरव पढ़ लो पेपर में, अंजलि यादव मदद नहीं करेंगी, ये सब काम आएगा जब पेपर देने जाओगे। थर्ड ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपका जवाब गलत है। थर्ड ऑप्शन पक्का पक्का विशेषता में आता है, ओके, हिंदी में जो है गड़बड़ है, आप तो सही हैं, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लिख दिया है, इसको ठीक कर लेना। अगर स्थिति ऐसी बनती है तो हमेशा इंग्लिश वाली साइड को फाइनल मानना चाहिए, ये आपका पेपर भी कहता है। देखिए वस्तुनिष्ठता एक अच्छे टेस्ट का गुण है, एप्टीट्यूड एक अच्छे टेस्ट का गुण नहीं है, वैलिडिटी एक अच्छे टेस्ट का गुण है, रिलायबिलिटी एक अच्छे टेस्ट का गुण है, ये तीनों होती हैं तो हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, बड़ी पॉपुलेशन पे काम में ला सकते हैं, मानकीकृत परीक्षण है। लेकिन ये जो अभिक्षमता है या एप्टीट्यूड है, दिस इज योर एबिलिटी टू एक्वायर अ स्किल, आपकी क्षमता किसी स्किल को सीख सकने की, कि आपको टीचिंग ट्रेनिंग कराएं उसके लिए या आपको टीचर बनाएं, इसके लिए टेट परीक्षा हो रही है कि आप में वो एप्टीट्यूड है कि आप पेडागोजिकल सवाल सॉल्व कर पाएंगे, पेडागोजी को समझते हैं आप, तभी तो आप बच्चे को समझ पाएंगे। तो टीचिंग का एप्टीट्यूड होना और पढ़ाई में अच्छे होना दो अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है। टीचिंग का एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब किसी भी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता, कि आप गिटार बजाना सीख सकते हैं या नहीं, जैसे मैं गाना सीख सकती हूँ या नहीं। अब मेरी हरकतें हैं कानसेन वाली और मैं कहूँ कि मुझे तानसेन बनना है, मतलब मैं सुन लूँ म्यूजिक बहुत सारा, मुझे सारे लिरिक्स याद हो, बात अलग है, लेकिन मेरी आवाज में वो बात नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है यदि सिंगिंग का, तो आप मुझे कितनी भी ट्रेनिंग करा लो, फिर आपको पता है टोनी कक्कर भी बन सकती हूँ मैं, और बाकी भी वो बीच में ढिंचैक पूजा, तो वो उनका एप्टीट्यूड थोड़ा खतरनाक सा है, होगा वो आपकी सबका अपना पर्सनल चॉइस हो सकती है, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप समझ जाएंगे इस बात से कि ट्रेनिंग से आप एप्टीट्यूड नहीं ला सकते, सिर्फ ट्रेनिंग से आप सचिन तेंदुलकर नहीं बना सकते, विराट कोहली नहीं बना सकते। इसमें ये भी नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो बन जाएंगे, मेहनत तो है ही जरूरी, लेकिन अगर एप्टीट्यूड ही नहीं होगा, यानी वो क्षमता ही नहीं है, योर इनेट एबिलिटी, कुछ हद तक इनेट होता है किसी फील्ड में जाने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए, कोई लर्निंग कर पाने के लिए भी एक आंतरिक क्षमता है, उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड क्या है? नजरिया, जस्ट आप कैसे देखते हैं चीजों को, आपका बिलीफ कैसा है, आइडियाज कैसे हैं, ओवरऑल नजरिया, वो एटीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड कोई गुड टेस्ट का पार्ट नहीं है, ये तो आपको किसी फील्ड में जाना होता है जब, तो उसके लिए टेस्ट लिया जाता है, उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। तो हिंदी में इसको थर्ड मान लेना हिंदी वाले, नहीं तो इंग्लिश में ये सेकंड ऑप्शन है, ये यहाँ पे लिखने की गड़बड़ी है। देखिए ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों गुण हैं अच्छे टेस्ट के, ये पढ़ लो क्योंकि ये किसी ना किसी तरह से घुमा के पेपर में आ जाएंगे, बहुत संभावना होती है ना, क्योंकि गुड टेस्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, वो असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन का टॉपिक है सिलेबस में, सिलेबस का पार्ट है ये। ऑब्जेक्टिविटी होती है कि मल्टीपल एग्जामिनर्स अगर पेपर चेक करें तब भी रिजल्ट सेम आएगा, जैसे बोर्ड की
कॉपी आप चेक कराते हो कि 10वीं में 12वीं में आपको लगा आपने सही किया था पेपर, आप रीचेकिंग पे दे दिया आपने कॉपी, तो पिछली बार जिस एग्जामिनर ने चेक की होगी प्रोबेबिलिटी कि कोई और एग्जामिनर चेक करेगा, तो 3 अलग अलग एग्जामिनर यानी मल्टीपल लोग भी अगर असेस करें तो सेम रिजल्ट आए, इसका मतलब पेपर में ऑब्जेक्टिविटी है। भाई ओएमआर शीट वाला पेपर है मान लो, या बोर्ड का पेपर है, उस तरह से डिजाइन है कि आपको पता है स्टेप के भी नंबर मिलेंगे, 1-2 नंबर इधर उधर होंगे, रीचेकिंग में भी सेम ही आना चाहिए अगर ऑब्जेक्टिव है पेपर, तो यानी वस्तुनिष्ठता है पेपर में। ऐसा नहीं है कि मैं चेक करूं तो कुछ और, कोई और चेक करे तो कुछ और। वैलिडिटी क्या होता है कि टेट के पेपर में आपने पेडागोजी छोड़ के और नीट के सवाल पूछ लिए तो वैलिड नहीं है वो पेपर, या नीट में यूपीएससी के सवाल पूछ लो, वैलिड नहीं है, क्योंकि वो जिस पर्पस के लिए बनाया गया था उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा। भाई टीचिंग का टेट का एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम मान लो, या सी टेट का एग्जाम, क्या टेस्ट करना चाहता है आपके अंदर एप्टीट्यूड है कि नहीं है टीचिंग का, तो चाइल्ड डेवलपमेंट के सवाल पूछो। लेकिन आप टेट के एग्जाम में पूछ रहे हो मेडिकल के एग्जाम पेपर, मेडिकल के सवाल, नीट के सवाल, तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा पेपर, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं कर रहा, जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पा रहा, तो ये वैलिडिटी होती है। रिलायबिलिटी क्या है? विश्वसनीयता, कि आप जितनी बार पेपर चेक करते हैं सेम कंडीशंस में सेम रिजल्ट आता है। जरूरी नहीं है इसमें 4 एग्जामिनर पेपर चेक कर रहे हैं आप, ये वैसा है। रिलायबिलिटी में मैं बहुत बार उदाहरण देती हूँ कि आपका वो दोस्त जो आपको पता है कि आप रात के 2 बजे कहेंगे तो 2 बजे तैयार होगा, इसका मतलब वो रिलायबल है। एक व्यक्ति आपको पता है कि अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हो तो कौन सा एक व्यक्ति होगा जिसको आप कॉल करेंगे, आपको पता है कि भाई ये फोन उठा लेगा, वो रिलायबिलिटी है उसकी, क्योंकि उसने कंसिस्टेंटली वैसा किया होगा प्रीवियसली। जैसे मेरी मम्मी किया, हमारी पहले जनरेशन की फोन उठाने में रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है, उनको लगता है हर एक फोन इंपॉर्टेंट है और उठाना चाहिए, तो वो उठाते हैं, वो उनका अपनी पर्सनल सोशल सर्कल है। मेरे केस में मेरी फोन उठाने की रिलायबिलिटी नेगेटिव में है ना। तो ये रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंटली वो काम हो पा रहा है या नहीं, तो एक टेस्ट बार बार सेम रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं, ये रिलायबिलिटी है। लेकिन अलग अलग एग्जामिनर्स के द्वारा वो सेम रिजल्ट दे पा रहा है तो ऑब्जेक्टिविटी है उसमें। रिलायबल होते हुए भी कोई टेस्ट वैलिड ना हो, इसकी संभावना है। कैसे? तो मतलब वैलिड टेस्ट रिलायबल होगा, लेकिन रिलायबल टेस्ट वैलिड ही होगा ये कहना जरूरी नहीं है। तो रिलायबिलिटी शर्त है अगर वैलिडिटी होगी, लेकिन रिलायबिलिटी है तो वैलिड होगा ही होगा, ये कोई शर्त नहीं है। इसका एक बहुत साधारण सा प्यारा सा क्यूट सा एग्जांपल है, वो है ये वेइंग स्केल या वेइंग मशीन या वजन मापने वाली मशीन। आप सबने अपने घर में, आसपास, डॉक्टर के यहाँ, अस्पताल कहीं ना कहीं देखी होगी, या जो लोग वेट मैनेजमेंट पे ध्यान देते होंगे वो देखते होंगे। तो ये मशीन हर बार कंसिस्टेंटली एक रिजल्ट देती है कि आपका जो वेट है वो मान लेते हैं 54 kg है, ठीक है। जितनी बार मापते हैं उतनी बार 54 kg बताती है, आपके घर की मशीन है। फिर आप एक दिन डॉक्टर के यहाँ चले गए, आपने उस मशीन पे वेट नापने की कोशिश की, अब वो वेट वहां आ रहा है 56 या 55 kg। आपने तीसरी मशीन ट्राई की, आपने और 2-3 मशीन ट्राई की, सब में 55 kg है, आपकी घर की मशीन में 54 kg है। अब ये कंसिस्टेंटली सही रिजल्ट नहीं बता रही थी, कंसिस्टेंसी थी, रिलायबिलिटी थी, सेम रिजल्ट आ रहा था बार बार, लेकिन वैलिडिटी नहीं थी, एक्यूरेट नहीं था ये रिजल्ट। क्योंकि जब बाकी मशीन से आपने ट्राई किया तो आपको पता चला कि भैया ये एक्यूरेट नहीं है, ये वैलिड नहीं है। तो पेपर हो सकता है रिलायबल हो, सेम कंडीशंस में सेम रिजल्ट दे रहा हो, बट वो वैलिड है कि नहीं, यानी जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो पर्पस फुलफिल होता है कि नहीं। भाई आपको अगर गलत सवाल भी आ गए, टेट के पेपर में नीट के सवाल भी आ गए, तब भी हो सकता है कुछ स्कोर तो आएगा कि भाई इतना स्कोर आया है, लेकिन क्या वो वैलिड हो जाएगा इस स्कोर के आने से? नहीं। तो सेम रिजल्ट बार बार कंसिस्टेंटली आ रहा हो, लेकिन सेम रिजल्ट गलत भी हो सकता है। गलत रिजल्ट भी अगर बार बार आ रहा है तो वो रिलायबल है, क्योंकि वो सेम आ रही है ना सिचुएशन। लेकिन वैलिडिटी यानी एक्यूरेसी है या नहीं है, सटीकता है कि नहीं है। तो एक टेस्ट जो है वो रिलायबल हो सकता है बट वैलिड ना हो, ये संभावना है। बट इसका उल्टा संभव नहीं है कि वैलिड हो और रिलायबल ना हो। वैलिड होने के लिए रिलायबिलिटी चाहिए ही होगी, क्योंकि तभी वो पर्पस फुलफिल हो पाएगा जिस पर्पस के लिए वो बना है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो ये वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, और देखो रिलायबिलिटी में ना कंडीशन सेम रहती है, ऑब्जेक्टिविटी में और रिलायबिलिटी में इतना ही अंतर है कि रिलायबिलिटी में कंडीशन सेम रहती है कि आपका टेस्ट चल रहा है और आपने एक बच्चे को देखा, आप टीचर हैं, कि ये नकल कर रहा है या इधर उधर से टीप के काम चलाने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, कई बार आपने किया होगा एज अ टीचर, अगर आपने कहीं पे काम किया है, आपने देखा होगा अपने टीचर्स को काम करते हुए, तो आप टीचर उसकी कॉपी ले लेती है बच्चे की कि भाई तुम एक काम करो कि मैम मैं तो खुद से कर रहा था। कोई बात नहीं, खुद से कर रहे हो ना, लो ये फ्रेश कॉपी है, अभी 10 मिनट ही हुए पेपर शुरू हुए, इसमें लिख लो फिर से, तुमने खुद से लिखा है। तो अब अगर उसने एक्चुअल में खुद से लिखा था तो वो उतना ही लिखेगा जितना पहली कॉपी में लिखा था। तो मतलब रिलायबिलिटी, सेम रिजल्ट है, सेम कंडीशन है। कंडीशन चेंज होगी तो बात फिर चेंज हो जाएगी, वो फिर अलग उसमें चला जाएगा। तो रिलायबिलिटी के लिए कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए हमको। ऑब्जेक्टिविटी के लिए अलग अलग एग्जामिनर भी अगर उसको अलग अलग कंडीशंस में माप रहे हैं तब भी रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव है। वैलिडिटी, जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं। एक आसान सा सवाल है, पूछा हुआ है, ये उन्होंने 2-3 बार प्याजे से तो ऐसे लड्डू से सवाल पूछ लेते हैं कई बार इसमें यूपी टेट में, कि मैंने फिर उसी तरह का सवाल डाला भी है, बिल्कुल एग्जैक्ट पूछ रखा है। और दूसरे में भी ये पूछ रखा है कि कौन सी प्री ऑपरेशनल स्टेज बताओ किसने दी है, तो एक जवाब दे रखा है उसमें थॉर्नडाइक, दूसरा पैवलव, तीसरा कोई और लड्डू सा जवाब, और फिर प्याजे। तो आपको पता है यार प्री ऑपरेशनल प्याजे ने दी है, तो ये आसान बनाते हैं कंपैरेटिवली। अकॉर्डिंग टू प्याजे द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो प्री ऑपरेशनल फर्स्ट
जो जवाब है 77% लोग, मतलब इसमें भी 78% लोग, 22% लोग हैं जो गलत दे रहे हैं जवाब। इससे लड्डू सवाल कहाँ इस धरती पे मिलेगा आपको? SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं। प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, सिंबॉलिक स्टेज है ये, ठीक है। सेंसरी मोटर जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक, और 11 एंड अबव फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये सेकंड स्टेज है, ये आपकी सेंसरी मोटर फर्स्ट स्टेज है, ये कॉन्क्रीट थर्ड है, और ये फॉर्मल फोर्थ है। ये जन्म से 2 वर्ष में होती है, कॉन्क्रीट 7 से 11 में, ये 2 से 7 में, ये 11 एंड अबव में, ठीक है। ये मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि आप गलती ना करें, कई बार आसान सवाल हमसे गलत हो जाते हैं पेपर में। अब बहुत ही प्यारा सा सवाल, लड्डू सा सवाल, पर्पस ऑफ टीईटी यानी टेट एग्जाम का, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? क्या मापना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का उद्देश्य है? कभी ये पूछना चाहता है आपसे, बहुत जल्दी से आप जवाब देंगे। अब इसके बाद हम स्पीड बढ़ा देंगे क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम कर देंगे, आगे आने वाले सेशंस में बढ़ा लेंगे। यस, सही चल रहा है। एप्टीट्यूड, बिल्कुल, जो टेट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड आप में है या नहीं है, इसलिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, इसलिए पेडागोजी पूछी जाती है, इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है कि आप में टीचर बन या टीचिंग मेथड्स पूछे जाते हैं। एटीट्यूड तो आपका नजरिया है, वैल्यूज, आप क्या किन चीजों को सही गलत मानते हैं, इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारे आईक्यू टेस्ट हैं, तो टेट आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। मेमोरी पे भी एक आध सवाल आ जाता है, उसी से ये संबंधित है, आप इसका जवाब फटाफट से दे सकते हैं, मैंने हिंट आपको दे दिया है। कंसोलिडेशन थ्योरी यानी कंसोलिडेट करना, यानी मजबूत करना किसी चीज का, संघनन, ये किस चीज में काम आएगा? मेमोरी में, कि जब आप चीजों को स्मृति में क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी मेमोरी में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ, एक और मेमोरी का सवाल। एक आध सवाल मेमोरी का कई बार दे देता है, रिसेंट पेपर्स में नहीं दिया, रिसेंट मतलब जो पिछले 2 पेपर हुए थे, तो और ये सिलेबस में भी नहीं है, बट फिर भी ये कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं, अगर देता भी है एक आध तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। मैंने डाल दिए 2-3 सवाल। फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल यानी धारण कर पाने में और दोबारा से याद कर पाने में, यानी आपको एक नाम बताया मैंने किसी का कि भाई इसका नाम सीमा था या है, कोई एक व्यक्ति है, आपने दिमाग में इस व्यक्ति के साथ रिटेंशन यानी दिमाग में बैठा लिया, धारण कर लिया कि हाँ इसका नाम सीमा है। अब अगली बार सीमा आपके सामने आई, आपने कहा रीमा है ना तुम्हारा नाम, इसका मतलब फेलियर इन रिटेंशन, आपका दिमाग धारण नहीं कर पाया इन्फॉर्मेशन को। रिकॉल में भी दिक्कत है, रिकॉल में तो अपने आप दिक्कत आ जाएगी, रिकॉल कर कब पाओगे? जब पहले दिमाग में ठहरा हो, कुछ रिटेंशन हुआ हो, सेव हुआ होगा दिमाग में, तब तो रिकॉल दोबारा से पुनः उत्पादन कर पाओगे। अगर फोन में नंबर सेव ही नहीं किया था तो कहां से रिकॉल कर पाओगे? रिटेंशन ही नहीं हुआ था ना, मतलब सेव करने का मतलब रिटेंशन। ये ऐसे काम करता है, अटेंशन यानी ध्यान दोगे किसी चीज पे तो वो रिटेंशन हो पाएगा, रिटेंशन। फिर रिप्रोडक्शन, ये बेंड्यूरा की थियरी में भी आप पढ़ते हैं, और ये मेमोरी में भी ऐसे काम करता है कि आप फिर से इसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे, और अगर रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो लर्निंग होगी, वो एक अलग साइकिल है, बट इट वर्क्स लाइक दिस ओनली, कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो रिटेंशन नहीं हो पाएगा, रिटेंशन नहीं हो पाया वॉट एवर द रीजन में भी, आपने रिवाइज नहीं किया जो भी है, तो रिकॉल नहीं हो पाएगा, जरूरत पड़ने पर याद नहीं आ पाएगा। तो ये फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्न्ड कंटेंट इज फॉरगेटिंग में आएगा। ये 4th ऑप्शन सही कह रहे हो आप लोग, फॉरगेटिंग में आएगा। मेमोरी से संबंधित है लेकिन भूल जाओगे अगर ये ऐसा हुआ है। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण यानी फॉरगेटिंग का उदाहरण है, कि आप वो चीज भूल गए हैं, जुड़ा हुआ मेमोरी से है, बट ये फॉरगेटिंग का उदाहरण है, लर्निंग से रिलेटेड चैप्टर है, फिर इसको मेमोरी से कहेंगे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? 2021 में आया हुआ सवाल है, ये आसान सवाल है यूपी टेट का। व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, खेल तथा व्यायाम अगर आप कर रहे हैं तो आपका शरीर का विकास प्रभावित होगा। अगर जो बच्चा स्पोर्ट्स में एक्टिव है या व्यक्ति भी, तो उसकी फिजिकल हेल्थ बेटर रहेगी। वैसे भी एनवायरमेंट कैसा मिल रहा है आपको, आप कहीं दिल्ली की तरह 500 AQI में तो नहीं जी रहे हैं, अभी तो कम हो गया बीच में, आपको पता ही है। तो कैसे एनवायरमेंट में आप रहते हैं, वहाँ फिजिकल और सोशल एनवायरमेंट कैसा है, दोनों प्रभावित करेंगे। कि टॉक्सिक लोगों के बीच में रह रहे हैं, या फिर एनवायरमेंट ऐसा है जहाँ AQI जो है बहुत ही खतरनाक है, IQ नहीं कहूंगी मैं। फिर ऑल ऑफ दीज, यस, हेरिडिटी बिल्कुल प्रभावित करती है आपके फिजिकल डेवलपमेंट को। आपका कुछ लोग होते हैं जेनेटिक मेकअप की वजह से आपकी जो शारीरिक संरचना है वो निर्धारित होती है, उससे प्रभावित होती है। तो इसलिए सेम बॉडी टाइप कई बार आपके माँ बाप से आपका मैच करता है, कि भाई उनका वजन अगर जल्दी बढ़ता है तो आपका भी बढ़ता है, मतलब सेम टाइम पे नहीं बट हेरिडेटरी। तो ये सब कारण प्रभावित करते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आप लोग समझ गए हैं। कितने % लोगों ने सही जवाब दिया, देखना जरा, 74। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28, हु डेस्क्राइब्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। फटाफट से बताओ, विचारात्मक चिंतन या विचारशील चिंतन, रिफ्लेक्ट करना, प्रकाश डालना चीजों पे, चिंतन मनन कर पाना, ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है किसने डिस्क्राइब किया। ये अब इस तरह के सवाल है कि इनको आप रट नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसे डेफिनेशन वाले सवाल, परिभाषाओं वाले सवाल अगर आप रटने बैठ गए तो आपका बंटाधार हो गया। फिर तो मतलब क्या हुआ इस बात का
कि डेफिनेशन हजारों हजार हैं साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में। जितने भी पेपर्स में पिछली आई हुई है सब याद कर लो, कोई गारंटी नहीं है कि वो फिर से आ जाएंगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने इसको डाला है। नॉर्मल डेफिनेशन जो होती है वो मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो आप अपनी बेटर बना सकते हो, लेकिन रटने बैठोगे अगर डेफिनेशन और परिभाषा का सवाल एक आध मुश्किल से आता है तो बेटर है वो एक सवाल छोड़ दो, या फिर वहां तुक्का लगा लो, या फिर अपना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगा लो। वैसे नहीं मैं कभी कहूंगी आपको तुक्का लगाने को, तो क्योंकि उस समय पे आपके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं कि जो भी आपने पढ़ा होगा बाकी टॉपिक्स में या तो वो अप्लाई कर लो, क्योंकि कितनी भी डेफिनेशन याद कर जाओ गारंटी कोई नहीं है जो पेपर में आएगी वो आपके याद किए हुए से मैच कर जाएगी। एक आध सवाल मुश्किल से आता है डेफिनेशन का तो वर्थ इट नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, जैसे आपको पता है भाई बाइपोलर एजुकेशन जो है वो एडम्स ने दी है, ट्राइपोलर एजुकेशन त्रिध्रुवीय शिक्षा कि शिक्षा के 3 पोल होते हैं जिसमें टीचर, स्टूडेंट और एनवायरमेंट, जॉन डुई ने दिया है। ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी जॉन डुई ने दिया है कि बच्चे चिंतन मनन करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है काफी। 4th ऑप्शन इसका राइट है, ना कि ये। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। बहुत अच्छा सवाल है, इस पर बड़ा द्वंद हुआ था जब ये आया था, 21 में आया था या 17 में आया था, जब भी आया था, बट ऑफिशियल आंसर में इसके बड़ी मारामारी थी क्योंकि इन्होंने एक हल्का सा इसमें कैच है वो समझेंगे अभी। आप इतने जवाब दीजिए फटाफट। बी ऑप्शन कह रहे हैं, चलिए समझते हैं, इसमें कंफ्यूजन रहेगी। 50 कितने परसेंट लोग, 58% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं, और सी देखना कितने लोग कह रहे हैं, 31% लोग सी कह रहे हैं, और ए 5%। मतलब कंफ्यूजन कहाँ है, बी और सी में है। और डी वाले, हाँ 6 ही बचा। ठीक, समझ या अनुप्रयोग नहीं। यहां पे आपको जो कंफ्यूजन है, आपको पता है कि ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग है, यानी मस्तिष्क उद्वेलन या मानसिक उद्वेलन बोलते हैं इसको। ग्रुप में बच्चों को बिठाओ, उनको किसी प्रॉब्लम पे आइडिया सोचने को कहो, अलग अलग सॉल्यूशन सोचने को कहो, क्रिएटिव आइडिया सोचने को कहो, अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे बिना इवैल्यूएट किए। आप इवैल्यूएशन के लिए नहीं कहते, मूल्यांकन के लिए नहीं कहते, टेस्ट नहीं कर रहे, गलत आइडिया आ रहा हो, सही आ रहा हो, जो भी आपने प्रॉब्लम दी है उस पर वो सोचेंगे, अपने अपने आइडियाज व्यक्त करेंगे कि भाई ट्रैफिक को इस तरह कम कर सकते हैं, या जीवन में स्ट्रेस को इस तरह कम कर सकते हैं, पोल्यूशन को इस तरह कम कर सकते हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग विचार बता रहे हैं। क्लास में 30 बच्चे हैं, 5-5 ग्रुप बना दिया है, 30 बता रहे हैं, और आप बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं बिना सही और गलत का आकलन किए, उस समय इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं। ये जो मॉडल है ये दिया है एलेक्स एफ ऑसबर्न ने। ऑसबर्न नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने इनकी बुक है क्रिएटिविटी नाम की, उसमें इसकी चर्चा की है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन से तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इसका जो सही आंसर बोर्ड ने कहा और जो बनता भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बस वो ये लिखना भूल गए कि ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल में आता है, सीपीएस कहते हैं उसको, है ना, रचनात्मक समस्या समाधान के क्रिएटिविटी के साथ, कुछ नए आइडियाज के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किया जाता है ना। हम रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी या आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये आंसर सी भी गलत नहीं था पूरी तरह से, लेकिन ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किया जाता है। क्रिएटिविटी तो इसमें लगती है, क्रिएटिविटी के लिए तो ये प्रयोग होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन ये सही जवाब बन नहीं पाया। बोर्ड ने कहा हम इसको क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मानते हैं, बट क्रिएटिव हमने अपने पास रख लिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तुमको दे दिया है, और आंसर हम इसी को मानेंगे चाहे तुम कुछ कर लो। तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको 1 नंबर चाहिए। अभी ऐसा एक और सवाल आएगा इनफेंसी वाला, जिसमें बोर्ड अपनी मर्जी चलाता है, और ये गलत नहीं है पूरी तरह से। इसमें ऐसा नहीं कि हम बोर्ड को गलत कहते हैं, क्रिएटिविटी में हेल्प करता है, लेकिन क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। हाँ, ये थोड़े से हिल जाते हैं कई बार जवाब का आंसर देते हुए, आंसर की देते हुए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द राइट आंसर, 1 नंबर आपको चाहिए। और क्रिएटिविटी भी गलत नहीं होता अगर ये बाकी ऑप्शन यहाँ नहीं होते, या प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता तो, या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक साथ लिखा होता तो सही हो जाता। होपफुली आप समझ गए होंगे। ऑफिशियल आंसर इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। अब एक और सवाल है क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, एक सवाल दे देते हैं ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ पेपर में। ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर दी कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। FFOE बोलते हैं हम इसको, FFOE 4 एलिमेंट्स हैं किसके, क्रिएटिविटी के, रचनात्मकता के 4 एलिमेंट्स हैं। FFOE से मैं इसको याद कराती हूँ। ये 4th ऑप्शन 71% लोग कह रहे हैं। हाँ, थैंक गॉड आप सही जवाब दे रहे हैं, मुझे लगा पर्सनैलिटी वाला जवाब दे रहे हो। रचनात्मकता क्रिएटिविटी के कंपोनेंट्स कहते हैं हम इसको, कि आप फ्लेक्सिबिलिटी है या फ्लुएंसी है, यानी बहुत सारे आइडियाज आपके पास आते हैं तब आप कुछ नया सोच पाएंगे। पहले तो जिसको आइडिया ही नहीं आ रहे वो नया कैसे सोचे। फिर फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, के एक आइडिया काम नहीं करता आप दूसरा आइडिया ट्राई करते हैं। ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, कुछ नया कुछ मौलिक सोचते हैं, कुछ ओरिजिनल सोचते हैं, ये नहीं है लेट्स लर्न से कॉपी कर दें। इलेबोरेशन क्या है, इस पे और विचार में विस्तार में जाते हैं जो आपने सोचा है। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं कि फ्लुएंसी, जिसको इन्होंने फ्लो लिखा हुआ है कि फ्लो में आप मल्टीपल आइडिया सोच रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन है, एक आइडिया काम नहीं किया दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। ओरिजिनलिटी मौलिकता है, ओरिजिनल सोचा है, नोवल सोचा है। और इलेबोरेशन यानी उस पर विस्तार में गए हैं। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। बाकी का यहाँ कोई मतलब बनता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखने के लिए, मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। 4 ऑप्शंस में से अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैसे मैं मैक्सिमम बातें आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम करके क्वेश्चंस को
स्पीड बढ़ा लें, अब बढ़ भी जाएगा क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं, है ना। नेक्स्ट सेशन मैं जून में लूंगी आकर के लंदन से, 8 जून से आपके सेशंस वापस शुरू होंगे। अभी तो कल एक और सेशन में लेकर के जाऊंगी, मतलब कल लास्ट क्लास होगी, फिर 8-10 दिन की ब्रेक है, देन वील कंटिन्यू। देखिएगा हु इज सेटिंग द पेपर, पूछ के आओ उनसे। तो अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? मोटिवेशन, फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट गाड़ी चलाने में भी है, स्पेस में भी है, म्यूजिक में भी है, पढ़ाई में भी है, साइकोलॉजी में भी है, सोशोलॉजी में भी है। मैं अपना भी बता देती हूँ, है ना, साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में, फिलॉसफी में मेरा भरपूर इंटरेस्ट है। पढ़ पाती हूँ मैं साइकोलॉजी बाकी दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि मैं वो पढ़ने के लिए मोटिवेटेड नहीं हूँ उतनी। उसका रीजन क्या है, जो मेरा काम है उसमें साइकोलॉजी मुझे ज्यादा पढ़नी होती है, और क्योंकि मैं पहले से पढ़ चुकी हूँ तो मेरी प्रीवियस नॉलेज अच्छी बन गई है, तो वो मुझे बहुत कम समय लगता है समझने में। तो अब इंटरेस्ट तो 50 चीजों में होता है आपका, लेकिन लर्निंग कहाँ होगी? जहां मोटिवेशन होगी। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, इंटरेस्ट हो सकता है आपका कई चीजों में हो। तो इसेंशियल की बात आ गई, दोनों में से एक को अगर चूज करना हो तो 62% लोग इसमें रुचि के साथ जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत नहीं, बट इससे बेटर ऑप्शन है अभिप्रेरणा यहाँ पे। तो गाइडेंस, परिपक्वता, ये सब रखा रह जाएगा अगर आप मोटिवेटेड नहीं है। आपको बहुत बेहतरीन गाइडेंस मिल रही है, दुनिया के बेस्ट कोच से आपको गाइडेंस दिला दें हम, और आप मोटिवेटेड नहीं है वो काम करने के लिए। कोई भी रीजन हो सकता है, मोटिवेशन में जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मोटिवेटेड नहीं हो। इंटरेस्ट होते हुए आप मोटिवेटेड नहीं हो, ये भी पॉसिबल है। समझ रहे हो बात को? तो मोटिवेशन को तो हम एक्सचेंज करते हैं किससे? नीड से, कि अगर नीड है तो आप मोटिवेटेड हो गए। अब दुनिया की 50 चीजें मैं कर सकती हूँ, तो क्या सारे फॉर्म भर के पेपर क्लियर करूं क्योंकि किसी को प्रूव करना है? नहीं। तो मोटिवेटेड हूं कि नहीं हूं, ये नीड पे डिपेंड करेगा कि नीड है कि नहीं है। अब वो नीड किसी भी तरह की हो सकती है। मोटिवेशन की साइकिल है 6 स्टेप की, NDA गार, GAR। नीड यानी आपको आवश्यकता होती है तभी तो आप आए हैं पढ़ने, अब क्योंकि यूपी टेट का पेपर आ रहा है और आपको पेपर क्लियर करना है, आवश्यकता है, नौकरी लेनी है, किसी को नौकरी बचा के रखनी है, उसके लिए पढ़ रहे हो। ड्राइव, अब ये नीड आपको ड्राइव देगी कि उस तरफ थोड़ी आग जलेगी कि भाई चलो पढ़ो। अब ये थोड़ी सी इच्छा जागी है, अभी तक एक तरह की इंपल्स क्रिएट हुई है, इससे अराउजल आएगा कि अब आप इतने बेचैन हो जाएंगे कि एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये ड्राइव आपको इतना आगे बढ़ा रही है। फिर आप गोल ओरिएंटेड व्यवहार करेंगे, गोल की दिशा में कि आप पढ़ने आ गए हैं, है ना। ये इतनी बेचैनी, इस नीड का तो नीड तो आपको होगी ही इतने दिनों से। फिर आपने देखा पेपर पास आ रहा है यार, ड्राइव भी बढ़ रही है, इस बार तो पेपर करना ही होगा, नौकरी चली जाएगी या नौकरी नहीं लगेगी, अराउजल ये और बढ़ी, ये जो इच्छा है अभी। फिर आप गोल की दिशा में व्यवहार करते हैं, आप किताबें लाते हैं, बैच लेते हैं, वॉट एवर। फिर आपका अचीवमेंट ऑफ गोल होता है यदि आप सही दिशा में कर रहे हैं व्यवहार। और फिर आपका रिडक्शन इन अराउजल, भाई आपने नौकरी ले ली क्या या यूपी टेट पास कर लिया, आप हर बार थोड़ी ना देते रहोगे, तो अराउजल में रिडक्शन हो गया। ये 6 स्टेप्स हैं मोटिवेशन की साइकिल के। मोटिवेशन इज द रनवे टू लर्निंग। ये कहा जाता है कि जैसे आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पे या नेशनल रनवे पे तेजी से दौड़ती है, बढ़िया एकदम मक्खन की तरह, वैसे ही आपकी लर्निंग की गाड़ी तेजी से दौड़ती है यदि आप मोटिवेटेड हैं। तो यहां पे एसेंशियल हो जाएगा मोटिवेशन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32, द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड। अब इसमें भी इन्होंने कमाल किया था जब ये पेपर लास्ट टाइम आया था, है ना। क्या जवाब दिया है ऑफिशियल आंसर, जिनको याद होगा, जिन्होंने ठीक से पेपर लगाए होंगे, वेबसाइट से इधर उधर से कर लिए होंगे, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, इसमें आप गलत जवाब दे देंगे। हाँ, 67% लोग गलत ही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि बोर्ड कैसे वर्क करता है यूपी वाला, है ना। देखते हैं, पटाख से समझते हैं। द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड, इन्फेंसीहुड लिख दिया, शैशवाकाल का समय क्या है? आमतौर पे हम क्या मानते हैं इन्फेंसी को? जन्म से 2 वर्ष, ऐसे ही सारी दुनिया में पढ़ते आए हैं, सालों से पढ़ रहे हैं, यही बात होती है। यूपी टेट का मन किया, नहीं 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 नहीं, इस बार मनी नहीं है, हम क्यों माने जन्म से 2 वर्ष, ये तो आम जिंदगी है, लेकिन हमें तो मेंटोस जिंदगी जीनी है, तो हम जवाब देंगे जन्म से 6 वर्ष। तो ऑफिशियल आंसर क्या आया था इसका? जन्म से 6 वर्ष। और अगर किसी को लगे कि ये गलत आ गया तो व्यक्ति जो है थोड़ा उसको और अपना ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि रॉस या मुझे व्यक्ति याद नहीं आ रहे, एक व्यक्ति हैं जो इन्फेंसी को 5 वर्ष तक मानते हैं या 6 वर्ष तक मानते हैं, क्योंकि स्टेजेस में, इसके बाद में पेडागोजी स्पेशल में अगर आप पुराने स्टूडेंट रहे होंगे, आजकल तो मैंने वो हटा दिया क्योंकि अब इतना कहीं पे पूछा नहीं जाता उस तरह से, नहीं तो मैं कम से कम 8-10 लोगों की स्टेजेस पढ़ाती थी या डिस्कस करते थे हम कि भैया इन्होंने 3 दिए, इन्होंने 8 दिए, इन्होंने 12 दिए डेवलपमेंट की स्टेज, इन्होंने 4 दी है, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इतना बड़ा फील्ड है, अगर इसमें आप पढ़ने बैठेंगे तो एंडलेस है। तो ये सिंपल, अब मैं आपको क्लियरली कह देती हूँ कि जब यूपी टेट में ये सवाल आए तो जन्म से 6 वर्ष लगा दीजिएगा, ये गलत नहीं है, इसको आप गलत प्रूव नहीं कर सकते, चैलेंज करके देख लेना, या किया ही होगा उस समय पे लोगों में। मैं भी एक्टिव ही थी, तो मुझे ठीक से याद नहीं, मैंने तो नहीं किया था ऑफकोर्स चैलेंज, बट उस टाइम भी हम डिस्कशन में थे। 2019 का पुराना वीडियो कोई उठा के देखना मिल जाएगा। तो जन्म से 6 वर्ष उन्होंने ऑफिशियली सही माना है, जन्म से 2 वर्ष गलत नहीं है। किसी और पेपर में आए तो आप जन्म से 2 वर्ष ही लगाइएगा, यूपी टेट में आए तो आप 6 वर्ष तक लगाइएगा, ठीक है ना। ये 15 वर्ष तक, 12 से 18, ये सब नहीं, ये इनकी मर्जी, इन्होंने कौन से साइकोलॉजिस्ट की या डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट की स्टेज को चुना, ये इनकी मर्जी है। तो जन्म से 6 वर्ष, अच्छा ये भी इम्पॉसिबिलिटी है कि इनका अगली बार मन करे तो जन्म से 2 वर्ष चुन लें, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहे, ऐसे ऑप्शंस हो, तो आप जन्म से 6 वर्ष लगा दीजिएगा। ऑप्शन ही ना हो, जन्म से 2 वर्ष वाला ही ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा हो बाकी ऑप्शंस को देखते हुए, तो आप जन्म से 2 लगा दीजिएगा। बाकी किसी भी पेपर में अगर आप बैठ रहे हो तो जन्म से 2 वर्ष ही आप मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसको आपको यूपी टेट बर्थ टू 6 ही कंसिडर करना है, अनटिल अनलेस ऑप्शन ना हो
या फिर इनका दिमाग घूम जाए, मन करे नहीं इस बार हम जन्म से 2 वर्ष मानेंगे, तो वो ये कर सकते हैं इनके हाथ में। लेकिन प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए जो बोर्ड जिस चीज को कंसिडर करता है, जैसे रीट जो है टॉय एज 3 से 6 वर्ष को मानता है, वो एक ठीक बात है। नहीं तो टॉय एज डिबेटेबल है, जो लोग इन्फेंसी को जन्म से 5 वर्ष मानेंगे वो टॉय एज इसी को मान लेंगे। नहीं तो नॉर्मल केस में टॉय एज क्या है आपकी, ये है अर्ली चाइल्डहुड, जो पूर्व बाल्यावस्था है। तो ये थोड़ा सा इसमें कैच रहता है, इस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर बन जाएगा आपका। और सेम तरीके से सेम ऑप्शन हो ये जरूरी भी नहीं है, बहुत संभावना है कि सेम ऑप्शन देंगे ही नहीं, तो जो ऑप्शन हो उस हिसाब से फिर जवाब दे देना। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, कोहलर अपने प्रयोग से, ये जो चिंपैंजी पे प्रयोग किया, सुल्तान पे, और भी चिंपैंजीज थे, सुल्तान वो है जो थोड़ा हाईलाइट हुआ, जिसका रेट ऑफ लर्निंग बेहतर था या जिसने एक्सेप्शनल क्षमताओं का प्रदर्शन किया। तो थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर क्या प्रूव करना चाहते थे कि लर्निंग क्या है। 72% लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब हम ये समझने में सक्षम रहे कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण ही अधिगम है, कि आप ओवरऑल पूरी सिचुएशन को देखते हुए जो इंसाइट या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ रहा है उसको इंसाइट कहते हैं, और एज अ होल देखते हैं प्रॉब्लम को, जो गेस्टॉल्टवादी हैं। तो द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन इज क्या है, लर्निंग। एज पर कोहलर इंसाइट जो है पूरी सिचुएशन को, जब चिंपैंजी ने पूरी सिचुएशन को देखा, अच्छा यहाँ केले लटके हुए हैं, यहाँ बॉक्स पड़ा हुआ है, यहाँ एक स्टिक पड़ी हुई है, अब ये सब सिचुएशन मिला के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो एज अ होल, ऑर्गेनाइज्ड होल, गेस्टॉल्ट का मतलब ही होता है कि लर्निंग क्या है, एज अ होल। इसलिए बच्चों को आप कनेक्टेड वेज में पढ़ाइए, एज अ होल चीजों को समझाइए। ह्यूमन लर्निंग इज पर्पसफुल, ये सब फालतू बातें हैं। बेटर इन एनिमल्स देन ह्यूमन बींग्स, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं, ये परसेप्शन की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की, थिंकिंग की, इंसाइट की बात करते हैं। कौन, कोहलर और गेस्टॉल्टवादी। ठीक है, चलिए, बहुत 3 इंपॉर्टेंट शब्द बोले मैंने, आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास का मुख्य या प्राथमिक नियम या प्रमुख नियम, शरीर का विकास कैसे होता है इसका प्रमुख नियम। अभी तो आज हमने थॉर्नडाइक के कुछ सवाल हैं जिनको नहीं इंक्लूड किया है, मतलब हैं 1-2 सवाल जिनको इंक्लूड भी किया है। 1-2 सेशन और लूंगी अगर मौका लग पाया, या पूरी कोशिश करूंगी कि 1-2 सेशन यूपी टेट के जून में ले लूँ आकर के, 10 जून के बाद पेपर जब आने वाला होगा। चलें आगे बढ़ें। 42% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, देखते हैं। विच ऑफ द, यार मुझे ये सब मत बताइए फलाने सर ने, फलानी मैडम ने ये बताया, फलानी वेबसाइट पे ये पढ़ा है, मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ, पूरे ऑथेंटिक सबूत जिस आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे। मैंने नया नहीं, कल नहीं शुरू किया यूट्यूब पे डिस्कशन, है ना। देखो एक बार, नहीं तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकती थी कि सब गलत बताते हैं, देखो मैं सही बताऊंगी, वो सब फालतू बातें। मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया कि कौन सा सवाल क्यों सही है, क्या बोर्ड ने माना, क्या होना चाहिए, सही भी है, सब बताया आपको प्रॉपर एनालिसिस, उसको लेकर टेंशन नहीं लेनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है। लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, या लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इरेगुलर या रैंडम नहीं होता, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं कि आप ये जानते हैं, सीक्वेंस में या एक ऑर्डर में होता है। इरेगुलर या रैंडम प्रक्रिया नहीं है, अनियमित नहीं होता। लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इमेजिनेशन और इमोशनल डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं ना। इमेजिनेशन और इमोशनल डेवलपमेंट का कौन सा लॉ पढ़ा है आपने, मुझे बताओ जरा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में। लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, डिफरेंस नहीं इंटर रिलेशन होता तो समझ में आता है। और इन सब से हम तो कह रहे हैं ये सब सही है, कह दिया मैंने, ऐसे मन है मेरा। आप लोग तो कह रहे हैं 44% लोग सेकंड सही है, जो कि गलत है ना। इमेजिनेशन से रिलेशन है इमोशनल डेवलपमेंट का, तो वो कॉग्निटिव, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सब कुछ जुड़े हुए हैं ना उसमें, सिर्फ इमेजिनेशन ही क्यों। इन सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है, जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, द्रुतगामी विकास का नियम, या ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं जिसको, जो आपको एडोलेसेंस में जनरली देखने को मिलती है कि बहुत तेजी से सडन जो है आपकी हाइट और वेट मसल्स इंक्रीज होती है बच्चे की, व्यक्ति की 12 से 18 वर्ष की, उसको रैपिड ग्रोथ कहते हैं। जैसे इन्फेंसी में भी रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है हमें, ग्रोथ स्पर्ट का नाम हम एडोलेसेंस में ज्यादा यूज करते हैं, कि तेजी से जन्म से 2 वर्ष में, 2 साल तक आते आते ही 2-3 गुना हो जाता है वजन भी बच्चे का, कि 2.5 किलो का हुआ था, अभी 2 साल तक आप देखेंगे 3 टाइम्स हो गया एटलीस्ट वेट, कोई 12 किलो का है, कोई 10 किलो का है। तो लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ जो है, ये फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है ना, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी इन्होंने। ये इमोशनल की तरफ चले गए, पहली बात तो सवाल में कुछ और पूछा, ये मेंटल की तरफ चले गए, ये रेगुलर की बात कर रहे हैं जो कि रेगुलर होता है, तो या ऑर्डरली होता है, क्रम में होता है। तो रैपिड ग्रोथ यस, फिजिकल डेवलपमेंट का, शारीरिक विकास का ये एक नियम है कि तेजी से होती है, इन्फेंसी में भी, और ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलता है हमें इसमें एडोलेसेंस में। इन्फेंसी में सबसे तेज है जन्म के बाद जो शारीरिक वृद्धि है, हाइट वाइट का बढ़ना, फिर उससे कम है अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में धीमी पड़ जाती है स्पीड 6 से 12 में, जिसको गैंग एज भी कहते हैं, और 12 से 18 में फिर से बहुत तेज है। तो इन्फेंसी में तेज है, अर्ली चाइल्डहुड में तेज है, लेटर चाइल्डहुड में कम हुई है, इन्फेंसी से कम है अर्ली चाइल्डहुड में, लेकिन एडोलेसेंस में फिर से पीक कर जाएगा। इन्फेंसी में जन्म के बाद सबसे तेज है, उसके बाद एडोलेसेंस में, या एडोलेसेंस में भी बहुत तेज है, ये कह सकते हो आप, ग्रोथ स्पर्ट जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। कॉम्बैट इज, आपको याद है अभी हमने इंस्टिंक्ट्स पढ़े थे, याद आ रहा है, पहला ही इंस्टिंक्ट था कॉम्बैट, आक्रोश मूल प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट है। इससे जुड़ा हुआ इमोशन क्या था, एंगर, याद आ रहा है, इसीलिए लिखा भी था, आपको याद होगा। युत्सा, कॉम्बैट, इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्ति है ह्यूमंस में। वो जो 14 इंस्टिंक्ट बताएं, ये थिंकिंग इमेजिनेशन नहीं है, 14 इंस्टिंक्ट में पहला ही जब हम पढ़ रहे थे तो वो कॉम्बैट था इंस्टिंक्ट। 14 इंस्टिंक्ट से 14 इमोशन जुड़े हुए हैं, ये रहा आपका।
तो इन पर नजर जरूर मार लेना ताकि आपको पता हो कि इंस्टिंक्ट्स होते हैं रिपल्शन, क्यूरियोसिटी, सबमिशन, फूड सीकिंग, सेक्स, पेरेंटल केयर, ग्रेगेरियसनेस, सामाजिकता, एस्केप, अपील, सेल्फ असर्शन, कंस्ट्रक्टिवनेस, एक्विजिटिवनेस, लाफ्टर। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे कल परसों में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कारक बताइए जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ऑप्शन एक ही चूज करना है, तो जो सबसे ज्यादा सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा वो कारक का आप जवाब देंगे फटाफट से। पानी भी खत्म हो गया, अब तो हम फटाफट ही सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है जी, पोल में जवाब दे सकते हो। हाँ 50 क्वेश्चन करेंगे भाई, पूरे 50 करेंगे, है ना। चलो, कोई कह रहा है इज देयर एनीवन फ्रॉम यूपी? 22 हम तो यूपी 13 से हैं। देखिए, सोशल डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला, सबसे सर्वाधिक प्रभावित करने वाला, क्योंकि चारों हो सकते हैं करते हो और करते भी हैं कि आप किस समाज में रहेंगे, कैसा विकास होगा, ये आर्थिक स्थिति भी करेगी, आर्थिक तत्व यानी इकोनॉमिक एलिमेंट, बट सबसे ज्यादा सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस फैमिली में आप रह रहे हैं वहां बॉन्ड्स कैसे हैं, ये प्रभावित करेगा। आपके माँ बाप सोशल हैं कि नहीं है, है ना, दोस्त हैं कि नहीं है आपके, आपके भाई बहनों के, बहुत सारी चीजें सोशल डेवलपमेंट को, सामाजिक विकास को, कि आप समाज में कैसे रहेंगे, समाज के नॉर्म्स, समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून कैसे सीखेंगे, ये सोशल एनवायरमेंट जिसमें आप बड़े हुए हैं वो प्रभावित करेगा। ठीक है, तो आर्थिकता, तो ये सब हेरिडिटी, फिजिकल एलिमेंट्स, ये सब थोड़ा बहुत काउंट करेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है, क्योंकि एक ही ऑप्शन चूज करना है आपको, तो वो सोशल डेवलपमेंट में सोसाइटी या सोशल एनवायरमेंट ज़्यादा प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, प्यारा सा सवाल आया हुआ सवाल यूपी टेट में। डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट। भाई किस निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, यानी सब्जेक्ट था या एक्सपेरिमेंटी था, किसने डॉग को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में। बताओ, यूपी टेट ऐसे भी सवाल पूछ लेता है और कई बार पूछ रखे हैं अलग अलग तरीकों से। ये ऐसा ही है कि एप्स को किसने यूज किया, है ना, मतलब चिंपैंजी को किसने यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में, तो आप कहेंगे कोहलर, सुल्तान नाम था उसका, ये सब भी याद रख लो। बिल्ली को किसने यूज किया, कैट, थॉर्नडाइक। कुत्ते को पैवलव, सही जवाब है, 82% लोग, 4 ऑप्शन, है ना। कोहलर ने एप्स या सुल्तान जो कि चिंपैंजी था एक, ठीक है। स्किनर ने रेट और पिजन पे भी इनका एक्सपेरिमेंट था। एक ही चूज करना हो तो रेट, क्योंकि वो ज्यादा फेमस है, थॉर्नडाइक कैट, पैवलव डॉग, ठीक है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। हु हैज प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग। ट्रायल एंड एरर पे एक आध सवाल जरूर आता है। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, इस पे और कॉम्प्लेक्स सवाल भी आते हैं, जब अगला सेशन कराऊंगी तो वो भी इंक्लूड कर लूंगी। अभी आप बस जवाब दे दीजिए। 3rd ऑप्शन 78%, थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं इनको, शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, लर्निंग के लॉज दिए हैं, प्राइमरी लॉज हैं 3, जिसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज एक्सरसाइज में आ जाता है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हो आप, और आपका लॉ ऑफ इफेक्ट है, एंड देन आपका लॉ ऑफ रेडीनेस है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का सिद्धांत। ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, बाकी 5 सेकेंडरी हैं, उन पे अगली क्लास में चर्चा करेंगे प्रॉपर। 8 जो है मेन बात करते हैं। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एक सवाल जरूर थॉर्नडाइक से आता है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थियरी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीखने का स्थानांतरण, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये इन्होंने दिया है, तो इन पे चर्चा आराम से करेंगे तसल्ली से। अभी के लिए आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत कैट पे प्रयोग है, ठीक है, थॉर्नडाइक का। इन्होंने पनिशमेंट और रिवॉर्ड का सिस्टम भी शुरू किया एजुकेशन में। ये बेसिकली साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में इन्होंने इस्तेमाल किया। बात सही है। चलिए आ जाइए, आईक्यू लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन, वो बच्चे जिनका औसत आईक्यू है, क्या लेवल होगा आपको यहां से पता करना है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे ज्यादा काम की 2-3 टेबल में 2-3 ही आईक्यूज हैं, जिसमें से एक है एवरेज लेवल 90 to 109 या 90 से 110, ठीक है, ये एवरेज औसत आईक्यू है। 70 to 79 बॉर्डर लाइन है। इसके नीचे वाले जो हैं वो फिर किसी ना किसी बैकवर्डनेस या फिर रिटार्डेडनेस में आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। 2 प्रकार की इंटेलिजेंस दी है एक व्यक्ति ने, एक है फ्लूइड, दूसरी है क्रिस्टल। क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस बहुत शॉर्ट में समझेंगे, इतना ही काम का है। क्रिस्टल और फ्लूइड, क्रिस्टल को आप ठोस कह सकते हो, ये ठोस प्रकार है बुद्धि का एक, और दूसरा है तरल यानी फ्लूइड प्रकार है बुद्धि का। CF से याद रख लेना, GF गर्लफ्रेंड नहीं है, CF है, क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस है। क्रिस्टल इंटेलिजेंस से क्या मतलब है, यहाँ पे ये दी है RB कैटल, रेमंड बी कैटल ने, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, कितने परसेंट लोग, 72% लोग। RB कैटल, रेमंड बी कैटल ने सही जवाब, मतलब इसका सही जवाब रेमंड बी कैटल ही है। वर्नन ने भी बात की इंटेलिजेंस पे, बट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, थॉर्नडाइक ने की है, स्किनर ने नहीं की है। कैटल ने 2 प्रकार की, फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस। फ्लूइड बुद्धि वो जो क्रिएटिविटी तुरंत जो आप डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, और ये एक उम्र तक ही बढ़ती है, 18 या 25 साल के बाद गिरने लगती है, क्योंकि आपको टीनेजर्स ज्यादा क्रिएटिव मिलेंगे, यंग लोग ज्यादा क्रिएटिव मिलेंगे। क्रिस्टल क्या है, ये ठोस बुद्धि है, ये पढ़ाई लिखाई से जो आप नॉलेज एकत्रित कर रहे हैं वो वाली बुद्धि है जो आप सीख सकते हैं।
ये आपकी कुछ हद तक नेचुरल है, या इसमें क्रिएटिविटी, तुरंत से डिसीजन मेकिंग, ये आता है फ्लूइड में। तो ये दो प्रकार हैं रेमंड बी कैटल ने इंटेलिजेंस के, फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस को दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, लास्ट 10 सवाल हैं, बहुत बढ़िया टिके हुए हैं आप, इतनी रात तक मेहनत कर रहे हैं, 12 बजने में 10 मिनट हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी इज प्रोपाउंडेड बाय, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया है? ये तो आप बता सकते हैं बहुत अच्छे से। इसको एक बार ऐसे भी पूछ लिया था, या पूछा जा सकता है, अगर नहीं पूछा था तो पूछा होगा, एज फार एज आई एम एबल टू रिमेंबर। इस एग्जाम में नहीं तो किसी और में पूछा होगा। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंट इसमें रिस्पॉन्स है चूहे का, ऑपरेंट जिसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग बोलते हैं इसको। जैसे कंडीशनड रिफ्लेक्स की जो थियरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स, पैवलव। रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग यानी रिस्पॉन्स को कंडीशन करा रहे हो, आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग, स्किनर, स्किनर। ठीक है, क्रिया प्रसूत, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। पहले रिस्पॉन्स करता है चूहा, फिर उसके सामने खाना आता है, स्टिमुलस जिसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लूप्रिंट जो है वो किसका एक महत्वपूर्ण घटक है या कंपोनेंट है इस प्रोसेस का? पहला है टेस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी जब आप परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, टेस्ट स्कोरिंग का, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, या टेस्ट वैलिडेशन का। बहुत जल्दी बताओ, इसमें 57% लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये परीक्षण निर्माण या टेस्ट कंस्ट्रक्शन में आप ब्लूप्रिंट का यूज करते हैं। अगर आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में, बीएड में, बीएलएड में, बीटीसी में, डीएलएड में, डाइट में रेगुलरली पढ़ाई की होगी, तो उसमें ब्लूप्रिंट्स बनाने पड़ते थे। और ब्लूप्रिंट क्या है, जैसे आपका ये यूपी टेट का भी पेपर है, तो इसका भी एक ब्लूप्रिंट है कि भाई ये इतने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, शॉर्ट आंसर है, ऑब्जेक्टिव है, एस्से है, तीनों मिक्स हैं। ये सब ब्लूप्रिंट में तय होता है, कितने मॉडरेट होंगे, कितने इजी होंगे, कितना डिफिकल्टी लेवल है, वो सब लिखा जाएगा, कितने परसेंट क्या। ब्लूप्रिंट एक खाका तैयार होगा बेसिकली। टेस्ट कंस्ट्रक्शन में, परीक्षा के निर्माण में जो है ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देश में भी कोई नई योजना भी बनती है तो उसका भी ब्लूप्रिंट है ना, तो किसी भी चीज के निर्माण में हम ब्लूप्रिंट को यूज करते हैं, मतलब किसी भी एज एन कोई पॉलिसी बना रहे हैं, या फिर टेस्ट में तो स्पेशली स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में। हु प्रोपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली दी है? 5 स्टेप्स मॉडल ऑफ लेसन प्लानिंग, एलपीज बोलते हैं हम, भर भर के आपने बनाए होंगे अपने डाइट में, डीएलएड में, बीटीसी में, बीएलएड में, है ना। अगर हवा में नहीं की होगी तो, है ना, बनाने पड़े होंगे, खूब भर भर के एलपीज बनते थे, लेसन प्लान्स। तो ये लेसन प्लानिंग की जो सिस्टम है, हर्बर्ट को इसका श्रेय जाता है। वैसे तो और भी लोग हैं जिन्होंने काम किया, बट हर्बर्ट इसमें बहुत फेमस है लेसन प्लानिंग में, और 5 स्टेप मॉडल जो है हर्बर्ट का है। डब्ल्यूएच किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, परियोजना विधि, बच्चे ग्रुप में प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। विलियम हियर्ड किलपैट्रिक नाम है इनका। ब्लूम ने आपकी टैक्सोनॉमी दी है, जिसमें कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है। जॉन डुई ने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, है ना, ट्राइपोलर एजुकेशन, त्रिध्रुवीय शिक्षा, ये सब दी है। तो हर्बर्ट ने 5 स्टेप मॉडल ऑफ लेसन प्लानिंग, जिसमें ये 5 स्टेप हैं, आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो देख लीजिएगा। मैं इसको आसानी से याद रखने के लिए PPCGA, ठीक है, प्रेपरेशन, यानी जब आप लेसन प्लान बनाने के लिए प्रेपरेशन करते हैं, आपने बनाया होगा लेसन प्लान, प्रेजेंटेशन होता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होगी, ये होगा, फिर कंपैरिजन होगा, पहले से कितना जानता है बच्चा, जनरलाइजेशन, है ना, और देन जिसमें कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे या समराइज करेंगे, और एप्लीकेशन है लास्ट में आप जब कुछ सवाल देते हैं। ये जनरलाइजेशन का प्रिंसिपल इंडक्टिव रीजनिंग में भी यूज होता है, यूपी टेट में एक आया हुआ सवाल है, तो मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये 5 स्टेप्स हैं, याद करने की ऐसा जरूरत नहीं, बट फिर भी गो थ्रू हो जाना, यू नेवर नो कब पूछ लेके जनरलाइजेशन कौन से स्टेप पे आता है, प्रेपरेशन कौन से स्टेप पे आता है, या लास्ट स्टेप कौन सा है। अकॉर्डिंग टू BF स्किनर, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस, आया हुआ सवाल है, CDP का सवाल है कि स्किनर, BF स्किनर, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, जो 20th सेंचुरी के एक इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट माने गए, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी दी है ना, उनका पिजन पे भी एक्सपेरिमेंट है, यानी कबूतर पे भी। तो इनके हिसाब से बच्चा भाषा कैसे सीखता है, ये आपने सीटेट भी अगर पढ़ा होगा तो उसमें भी आता है। देखो, इनके हिसाब से बच्चा भाषा इमिटेट करके, यानी नकल करके, और रीइंफोर्समेंट, कि जब वो तुतला के बोलता है मम्मा मम्मा खाना दे दो, फिर आप खुश होते हैं, कहते हैं वेरी गुड, आज मेरे बच्चे ने खुद से खाना मांगा है, तो वो अगली बार खाना भी बोलेगा, फिर वो और अच्छे से बोलेगा। तो आप रीइंफोर्स कर रहे हैं उस व्यवहार को, यानी अनुकरण करके। उसने कहाँ से बोलना सीखा? कार्टून से, खुद से। अगर आप रीइंफोर्स नहीं करेंगे तो वो नहीं रिपीट करेगा। तो ये ट्रेनिंग, ग्रामर, इनबॉर्न एबिलिटी, ये चॉम्स्की बात करते हैं, जो अभी एप्स्टीन फाइल्स में भी दिखे थे, हमें झलक दिखी उनकी, ऐसे ऐसे लोगों की झलक दिखी कि बस क्या बताएं। एज एन आउटकम ऑफ, चाहे वो स्टीफन हॉकिंग की ही क्यों ना हो, एज एन आउटकम ऑफ मैच्योरिटी, नहीं नहीं नहीं, ये बात करेंगे अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप के रीइंफोर्समेंट, गुड वेरी गुड शाबाश, और नकल करके बच्चा भाषा सीखता है। फिर जब आप उसको रीइंफोर्स कहते हो, गुड वेरी गुड कहते हो, तो नकल मतलब दूसरों को देख करके, अनुकरण जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इंस्टिंक्ट्स आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स, 14 प्रकार हैं मूल प्रवृत्तियों के, वो किसने दिए हैं? आंख बंद करके भी जवाब दे दोगे, आज तो खूब इस पर चर्चा हुई है। ये मैंने बाद में भी इसलिए भी डाले हुए हैं कि थोड़ा सा आपको रिवीजन भी होता रहे जो आपने पढ़ा है। 88% मैकडूगल ने 14 इंस्टिंक्ट विद 14 इमोशंस को एसोसिएट किया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 सवाल और हैं। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ द यूजेनिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसका नाम, पहला क्वेश्चन याद कीजिए,
इसका नाम सुजनन शास्त्र के जनक के रूप में या पिता के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ यूजेनिक्स, आया हुआ सवाल है। और थियोरी ऑफ रिग्रेशन जब मैंने आपको बताई थी, कौन व्यक्ति थे वो? गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन। ये पहले व्यक्ति जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया है। इनका ये कहना है कि जो डिजायरेबल ट्रेट्स रखते हैं जो ह्यूमन बींग्स, उन्हीं को बच्चे पैदा करने चाहिए। बाकी जिनके डिजायरेबल ट्रेट्स नहीं है, हाई आईक्यू नहीं है या हाई फिजिकल एबिलिटी नहीं है, उनको बचना चाहिए। स्पेशली ये तो इंटेलिजेंस की बात करते थे तो उस पर फोकस इनका ज्यादा था कि रिप्रोडक्शन वही लोग करें जिनका डिजायरेबल ट्रेट्स जिन लोगों में है, उनको रिप्रोड्यूस करना चाहिए। इंटेलिजेंस का स्तर, रीजनिंग का स्तर ज्यादा अच्छा है। हालांकि इसको बाद में क्रिटिसाइज किया गया कि भाई ह्यूमन राइट्स, मतलब किसी का भी मन हो सकता है, हमारे भी बच्चों में, ऐसा थोड़ी तुम कहोगे नहीं इंटेलिजेंट होगी बच्चे करेंगे, बाकी सब पे रोक लगा दो, है ना। तो ये सर फ्रांसिस गाल्टन, फादर ऑफ यूजेनिक्स, जो यही कहता है यूजेनिक्स के डिजायरेबल ट्रेट्स के लोगों को ही आगे रिप्रोड्यूस करना चाहिए। इंटेलिजेंस पे इनका काम है, पहले व्यक्ति थे इंटेलिजेंस पे काम करने वाले। तो ये एक बात हुई, इनका कॉन्सेप्ट है इसलिए ये भी मैंने आपको डाल दिया। गोल्डमैन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? गोल्डमैन एक व्यक्ति का नाम है, गोलमेज सम्मेलन मत समझ लीजिएगा इसको, है ना। डेनियल गोल्डमैन नाम है इनका, ये आपको पता होना चाहिए। सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। जल्दी से जवाब दो, फिर हम छुट्टी करेंगे। आप अपने घर जाइएगा, मैं अपने घर, मतलब मैं तो अपने ही घर हूँ और आप भी, यही मान के चल रही हूँ। बट ऐसा सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा ट्यूशन में, स्कूल में यही सब कहते थे भाई छुट्टी हो जाएगी इसके बाद। 37% लोग सेकंड ऑप्शन। यार ये तो आसान सा सवाल है, इसको क्यों गलत कर रहे हो? डेनियल गोल्डमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या सामवेगिक बुद्धिमत्ता की। कुछ लोग कहते हैं कि ईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आईक्यू, मतलब ये जो इंटेलिजेंस कोशेंट है, जिसमें बाद में ईक्यू की भी ये बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में, कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं, यानी आप अपने इमोशंस के प्रति कितने अवेयर हैं, यानी कितना उनको जानते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है। कई लोगों को पता नहीं लगता कि वो दुखी हैं या उनको गुस्सा आया है, वो मिक्स्ड से इमोशंस में रहते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हो कि आप क्या महसूस करते हैं, किसके प्रति, कौन सी चीज आपको परेशान करती है, कब आप अच्छा महसूस करते हैं। आप यू आर अवेयर अबाउट योर ओन इमोशंस, वो जागरूकता है। दूसरा, आप उनको मैनेज करना जानते हैं, यानी आपको कैसे मैनेज करना है इमोशन को। अब आपको किसी गुस्सा आया तो आप थप्पड़ तो नहीं लगा सकते, अलाउड भी नहीं है और केस भी हो जाएगा। और बच्चे पे तो बिल्कुल मत हाथ उठा देना, स्कूल में तो बिल्कुल भी। तो आप वो कैसे मैनेज करेंगे एंगर या जो भी इमोशन आपका है, और आप उनको डायरेक्शन कैसे देंगे, किस दिशा में मोड़ेंगे। भाई किसी को गुस्सा आता है तो वो जिम चला जाता है, वो उसके लिए हेल्दी है, बजाय कि वो जाकर के गाड़ी चलाने लगे 140 पे, वो हेल्दी नहीं है। तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हुआ व्यक्ति जो 140 पे गाड़ी चला रहा है, रुक जाएगा कहीं पे, कुछ और हो जाएगा, है ना। वो हेल्दी तरीका नहीं है इमोशंस को मैनेज करने का। हेल्दी तरीका क्या है? जिम चले जाओ, ठीक खा लो, टाइम पे सो जाओ, ट्रेनिंग कर लो, गाने सुन लो, है ना। जो भी इमोशन है उसको डायरेक्शन देने का। सोशल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जनरल नहीं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस। इनकी बुक का नाम भी है इमोशनल इंटेलिजेंस, यहीं रखी भी होगी कहीं, मुझे आप में से किसी ने भी गिफ्ट की थी एक बार। मतलब मेरे पास ये 2-3 किताबें हैं, वो दूसरी कबर्ड में रखी है, दूसरे उसमें बुक शेल्फ में, नजर नहीं आ रही है। मेमोरी, ये वो, हाँ वो वाली किताब मुझे लगा मेरी एक दोस्त ने मांगी थी, दी नहीं है अभी तक वापस, देखना अब आज मैं उसकी क्लास लगाऊंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की इनकी किताब है। और एक एरिस्टोटल का कथन है जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि किस बारे में है। अरस्तु, एक फिलोसफर, जिन्होंने कहा कि एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन इन द राइट अमाउंट, विद द राइट रीजन, विद द राइट पर्पस, दैट इज नॉट ईजी। मतलब नाराज कोई भी हो सकता है, बट सही तरीके से, सही समय पे, सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही उद्देश्य के लिए नाराज होना, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाता है, ठीक है ना। क्लियर है कि कुछ लोग बात से जवाब नहीं देते, काम से जवाब दे देते हैं, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस ही एक तरह की। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, अ बॉय हु कैन राइड अ साइकिल। बहुत अच्छा सवाल है, ये एकदम मिस करने लायक नहीं है। इसलिए सवाल सारे ऐसे हैं कि आप ये नहीं सोच सकते कि हम शुरू के 10 कर लें, लास्ट के 20 कर लें, पूरे 50 के 50 सवाल करने हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ समझने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्लास, अकेली क्लास जो 50 क्वेश्चंस की अगर आपने ठीक से समझी है, तो आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट रिवाइज हो गया है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ गई है, सवाल कैसे अटेम्प्ट करने ये आ गई है। तो ये जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो यूपीटेट की, उनको भी भेज देना कि भाई तसल्ली से देख लो, ये 2 घंटे की क्लास है, काम की क्लास है। हो सकता है एकमात्र क्लास हो यूपीटेट की। वैसे मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं जून में कम से कम 1 या 2 क्लास और ले लूँ, 50-50 सवाल और कर लें हम। A boy who can ride a cycle is going to drive a motorbike. This is an example of. एक लड़का जो साइकिल चलाना जानता है या चला सकता है, वह मोटरसाइकिल चलाएगा। अब निम्न का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। 51% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही है। समझते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? सेम लेवल ऑफ टास्क आप कर रहे हैं, है ना, कि आप एक ही लेवल का टास्क कर रहे हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा लेवल का अंतर नहीं है, मतलब डिफिकल्टी लेवल सेम है। तो आपने एक a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के सवाल करना सीखा, वैसा ही सवाल आपने दूसरा किया, तीसरा किया, सेम फॉर्मूला लागू हो रहा है, सेम तरह का सवाल है। दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? जहां कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ेगा, है ना, लेवल जो है सबका निकलेगा। तो ये जो बॉय है, साइकिल से कॉम्प्लेक्स होती है बाइक, ये बात तो आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन है, गियर का सिस्टम है ना, बैलेंस ज्यादा आपको बनाना आना चाहिए।
तो साइकिल से ऐसे लिख सकते हो आप, वर्टिकल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल आप ये समझते हो ये लाइन, तो सेम लेवल की लर्निंग है तो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन वर्टिकल मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ रहा है। जैसे एक बाइक, कोई भी एक नाम उठा लेते हैं, स्प्लेंडर एकदम ओजी टाइप की बाइक है ना, पहली बाइक जिससे मैंने चलाना भी सीखा था बाइक, तो स्प्लेंडर है आपके पास, और दूसरी तरफ आपके पास पैशन है फॉर दैट मैटर, हीरो की ही एक बाइक ले लेते हैं, या कोई और तीसरी बाइक है होंडा शाइन, अभी तो इतने ही नाम याद है, बहुत सालों से ये वाली बाइक्स देखी नहीं, आजकल मैं वो देखती हूँ भारी इंजन वाली। तो ये तीनों बाइक का मैंने नाम लिया है, तीनों सेम तरह की बाइक है, सेम पावर है इनमें, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पावर का डिफरेंस है। कोई सी भी आप बाइक चला रहे हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, या इवन आप स्प्लेंडर के बाद बुलेट भी चला रहे हैं तो भी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, बस थोड़ा सा बैलेंस और लगेगा क्योंकि वेट का रेशो होगा, अदरवाइज ऐसा कोई बहुत वर्टिकल बहुत भारी आप कॉम्प्लेक्स टास्क करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, गाड़ी से ट्रक चलाने जा रहे हैं तो वहां वर्टिकल लगेगा। तो साइकिल से बाइक में वर्टिकल ट्रांसफर है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। वर्टिकल में आप लेवल 1 पे थे, अब आपको लेवल 2 पे जाना है। बाइलेटरल ट्रांसफर होता है जब आप जो काम बॉडी के एक पार्ट से कर रहे हैं वो दूसरे पार्ट से कर रहे हैं। जैसे आप राइट हैंड से लिखना जानते हैं, अब लेफ्ट हैंड से सीख रहे हैं, तो ये बाइलेटरल ट्रांसफर है, यानी बॉडी के दूसरे साइड से आप कोई काम करना सीख रहे हैं जो पहले दूसरे साइड से करते थे। या एक हाथ से आप राइट हैंड से बैडमिंटन खेलते थे, अब लेफ्ट से भी सीख रहे हैं, तो ये बाइलेटरल ट्रांसफर है कि अब लेफ्ट से भी खेल लेते हैं। नो ट्रांसफर तो जीरो ट्रांसफर है ना। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये जो है आपके गैने नहीं दिए हैं, रॉबर्ट एम गैने। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर सेम लेवल ऑफ टास्क, और भी इसका एग्जाम्पल आप भी लिखिएगा कि सेम लेवल का टास्क, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आपने a+b का एक होल स्क्वायर, या कोई भी ऐसा टास्क है, जैसे बाइक आप चला रहे हो या स्कूटी भी चला रहे हो, तो एक स्कूटी चलाना आता है, दूसरी चला रहे हो, तो बाइलेटरल है, मतलब हॉरिजॉन्टल है कि वो थोड़ा बहुत अंतर होगा, बस चाबी कहीं और लगेगी, दैट्स इट, कोई सेम ही लेवल का, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ रही। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स लेवल का टास्क कर रहे हो, पहले से लेवल 2 पे जा रहे हो, तो जैसे कि बाइक से साइकिल चलाना, सॉरी साइकिल से बाइक चलाना है ना, उसमें टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो वो वर्टिकल है, यानी आपको ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे एक पहाड़ पे वर्टिकल चढ़ाई कर रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। बाइलेटरल है, शरीर के दूसरे पार्ट से आप वही काम कर रहे हो, हिस्से से। क्वेश्चन 49 देखिएगा, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट मेजर्स, एसबी टेस्ट बोलते हैं इसके, शायद 4th या 5th वर्जन अब आ चुका है। 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एल्फ्रेड बिने का ये टेस्ट रिवाइज हुआ था, इसलिए स्टैनफोर्ड बिने इसका नाम हो गया था, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है इसको रिवाइज किया गया। दिस इज फॉर इंटेलिजेंस, ये पहला बुद्धि परीक्षण था जो 1904-5 में आया, फिर 1908 में रिवाइज हुआ, मेंटल एज ऐड हुई, फिर 1912 में रिवाइज हुआ, फिर 1916 में रिवाइज हुआ स्टैनफोर्ड में। तो ये 4th एडिशन बोलते हैं आई थिंक इसको, स्टैनफोर्ड बिने। ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है जिसमें मेंटल एज का भी प्रयोग होगा। एल्फ्रेड बिने वो पहले व्यक्ति थे जो पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट लेके आए, और यही रिवाइज हो के 1904-5 से 1916 में स्टैनफोर्ड बिने बन गया, इंटेलिजेंस का टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, इन अ नॉर्मल जाइगोट, बहुत ही लड्डू सवाल है, इससे आसान सवाल आखिरी सवाल के नाम पे मैं दे नहीं सकती थी आपको इस चैप्टर में, सेशन में, इससे आसान सवाल नहीं दिया जा सकता था। इन अ नॉर्मल जाइगोट, यानी एक आम सामान्य युग्मनज जिसमें सब ठीक है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, इन अ नॉर्मल जाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेयर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछता तो जवाब बदल जाता, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है तो जवाब, नंबर ऑफ पेयर पूछा है तो बात अलग है। पेयर कितना 23, इसमें भी गलती कर रहे हो यार, 72% लोग सही जवाब दे रहे हैं, और 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 30% गलत दे रहे हैं इसमें भी जवाब। ये आंख बंद करके करने वाला सवाल है, और ये डेवलपमेंट का सवाल है भाई, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। विकास तो डेवलपमेंट से 2-3 सवाल आ जाते हैं, जो कि लिखा हुआ है पेपर में, सिलेबस में, यूपी टेट में, हर जगह आते हैं डेवलपमेंट से सवाल। तो 23 पेयर, यानी जोड़े कितने हैं 23। भाई जैसे आपके पास शूज के पेयर होता है ना, शूज का, जूता अकेले थोड़ी खरीदते हो कि एक जूता खरीद के लाया हूं आज, तो ऐसे ही जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम्स का जो पेयर है, गुणसूत्र का, जिनसे आपकी हेरिडिटी, आपके जीन्स कैरी होते हैं इन क्रोमोसोम्स के द्वारा, ये पेयर में है, तो पेयर का मतलब होता है 2, तो 23 × 2 कर दोगे तो 46 हो जाएगा, सिंपल। तो अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा होता तो 46 हो जाता, पेयर पूछा है तो 23 क्रोमोसोम है। अगर इसमें जो 22 क्रोमोसोम होते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं, सारे XX हैं तो XX, इनको ऑटोजोम्स भी बोलते हैं, XY है तो XY, XX का मतलब होता है गर्ल चाइल्ड, लड़की में XX क्रोमोसोम पाया जाएगा, और लड़के में या बॉय चाइल्ड में XY क्रोमोसोम पाया जाएगा, ये भी एक बेसिक सी बात है। तो 22 क्रोमोसोम 23 जोड़ों में से 22 पेयर सेम होते हैं, ऑटोजोम कहलाते हैं उनको। 23वें पेयर को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, कि इससे डिटरमिन होगा, डिसाइड होगा कि बच्चा जो है बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। अगर जैसे ट्राइसोमी 21 बोलते हैं कि 21वें गुणसूत्र में अगर, यानी जो आपका 21st क्रोमोसोम है उसमें अगर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल क्रिएट हो जाए तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है बच्चे को, है ना। तो ये सब बेसिक बात है। जाइगोट क्या है अगर किसी को ना पता हो तो, जाइगोट मतलब निषेचित अंडा, यानी फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं इसको। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, एक सिंगल सेल से फिर आप एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, जिसमें स्पर्म और एग के मिलने से ये फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट बनेगा। ठीक है, बेसिक बायोलॉजी है जो हमारी यहां भी काम आती है आपके सीटेट में। स्पर्म और एग सेल के मिलने से ये जाइगोट बनेगा, जिसको फर्टिलाइज्ड एग या निषेचित अंडा कह रहे हैं, यानी कंसेप्शन जो है या प्रेगनेंसी यहां से धारण होगी। ये जो जाइगोट है फर्टिलाइजेशन, और या फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे इसको,
ठीक, सिंगल सेल्ड एनिमल है आप यहाँ पे, यानी ये एक कोशीय जीव है और फिर उससे आप प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। इसमें भी फिर ये प्रीनेटल स्टेज में आता है, यानी प्रसव पूर्व अवस्था, प्रेगनेंसी पीरियड 40 से 42 हफ्ते, 280 दिन के अराउंड, 9 मंथ्स के अराउंड। और इसमें 3 स्टेजेस होती हैं प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन पीरियड में, GEF, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज। एनीवे ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना पूछता नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए जस्ट बता दिया है, क्योंकि यूपीटेट का भरोसा कुछ नहीं, कौन सा सवाल पूछ ले। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको जो है ये सेशन पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने सेशन अच्छे से देखा हो और आपको सीखने को ना मिला हो। अगर आप यूपीटेट के कंप्लीट बैच में एनरोल होना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी 1 महीने से ज़्यादा का समय है, तो आप हो सकते हैं। सारे लाइव अब तक जितने सेशन हुए हैं, जो लाइव हुए हैं, वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने लेट बैच ज्वाइन किया है। सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं, रिकवरी उतनी हो सकती है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, तो सारे सब्जेक्ट नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सब आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। यूपीटेट बैच या फिर सीटेट बैच, झारखंड टेट या पेडागोजी स्पेशल या BPSC, ये सब बैचेस में एडमिशन ओपन है, तो आप करियर लैब डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं टीचिंग सेक्शन में जाके। आज के लिए इतना ही। आई हैव टेकन इट। अच्छा जी, धन्यवाद। हम लोग जुड़े होंगे फिर, तो आप पेपर बढ़िया से क्लियर करेंगे। आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए वो आप बताएंगे। बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया ये बताओगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, इसमें तो कोई चिंता ही नहीं है, गला बैठ गया बोलते बोलते। टेलीग्राम चैनल पे ये PDF आपको कल हम शेयर कर देंगे होपफुली, लेट्स लर्न स्क्वाड, जिसमें आंसर्स मार्क्ड होंगे और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स इसमें थी या इंस्टेंट्स वगैरह थे वो सब आपको मिल जाएंगे। आप देख लीजिएगा आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस कितने सवाल आप ठीक कर पाए, ये आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी सवाल ठीक करने से ज़्यादा जरूरी यहाँ पे ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने रिवाइज हुए, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कंफ्यूजन आपकी कई क्वेश्चंस में थी कि इन्फेंसी को हम 6 वर्ष लगाएं कि ये लगाएं कि वो लगाएं, या क्रिएटिविटी वाला जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला सवाल है और इस तरह के सवाल, उन सब की कंफ्यूजन आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी। वो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी के साथ आपको बताया जाता है। यही फर्क है क्वालिटी या एक्सपीरियंस टीचर्स में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। कोई और बात तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, अब मैं कमेंट्स देख नहीं पा रही हूँ, बहुत तेजी से आ रहे हैं और मेरे सर में हो गया दर्द। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।